बिल्कुल ठीक है आपका बच्चा, बल्कि बहुत हेल्दी है। इसी तरह से इनका ख़्याल रखें, जल्द ही आप एक हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स बन जाएँगे। डॉक्टर ने इसका मुकम्मल मायना किया था, जबकि जहाँ अखराज ने सुकून की सांस ली थी, वहीं आशिफ़ भी काफ़ी रिलैक्स लग रही थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमारी टेंशन ख़त्म की। पिछले कुछ वक़्त से तो बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। जब आपने कहा था कि बच्चा हेल्दी नहीं है, जी, इस वक़्त आपकी मिसेज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। जब वो अपने मायके से होकर आई तो मुझे भी परेशानी हो गई थी कि अच्छा-खासा हेल्दी बच्चा अचानक इतना वीक कैसे हो गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि आप एक बहुत लकी वाइफ़ हैं। आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, कितनी फ़िक्र थी इन्हें आपकी। ये आपका ख़्याल रखते हैं, आपके लिए परेशान होते हैं। ऐसे ही प्यार करने वाले भी किस्मत वालों को मिला करते हैं। आप भी इन्हें सतत तंग मत किया करें। वो मज़े से बैठी डॉक्टर की बातें सुन रही थी, जो जब अचानक ही डॉक्टर ने ना करने वाली बात कर दी थी। क्यों ना करूँ, मैं तो करूँगी। मेरा मतलब है ये इनका बच्चा है, इनका फ़र्ज़ बनता है बच्चे का ख़्याल रखना। अगर मैं 9 महीने तक इनके बेबी की केयर कर सकती हूँ, तो इनका भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरी सारी बातें माने। वो अपनी बात की दुरुस्ती करते हुए संजीदगी से बोली तो अखलास ने कह दिया आप बरी थी। बात मानने वाली बात वो किस चीज़ के लिए कर रही थी, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। अब वो नाराज़ नहीं रहती थी, बल्कि बात-बात पर इसे आर्मी छोड़ने के लिए फ़ोर्स कर रही थी। आर्मी तो वो छोड़ नहीं सकता था, हाँ, लेकिन इसका ख़्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। वो इसे नखरे दिखाती थी, खूब तंग करती थी, सुबह से लेकर शाम तक इसे तिकनी का नाच नचाती थी और वो इसकी सारी बातें हँस-खेल कर मान रहा था, क्योंकि वो इसे हर कीमत पर खुश रखना चाहता था। इसकी एक बात के अलावा वो इसकी सारी बातें मान सकता था। आसिर चलो आ जाओ, सामान पैक कर दिया मैंने, निकलते हैं। शुक्र है ये शादी खत्म हुई, मेरे बहुत सारे काम रुके हुए हैं। आसिर ने कमरे में कदम रखा ही तक कि वो इसे देखकर बोला, मगर शाह साईं, नो अगर मगर, अब कोई भी बात नहीं, बस चलो। वो इसकी बात काट गया था, बट मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। वो लहराते हुए इसकी बाहों में गिरती इसे लम्हे में परेशान कर गई थी। आसिर जान, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वो परेशानी से कहने लगा था। हाँ नशाबिश जानू, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं आराम करना चाहती हूँ। आज 3 दफ़ा वोमिटिंग हुई मुझे। ये बेबी पैदा करना तो बहुत मुश्किल है। प्रेग्नेंट होना अपने आप में एक स्ट्रगल है। मैं तो कहीं आने-जाने के काबिल ही नहीं हूँ। आज यहीं पर मुझे रहना है, कहीं नहीं जाना। वो इसके सहारे बैठ के पास आते हुए बोली तो पहले तो वो अपने नाम पर परेशान हुआ था। वो भला इसका नाम कहाँ लेती थी? और फिर जिस तरीके से वो बेड पर बैठते हुए उसकी गाल खींच रही थी, इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसकी हरकतों पर परेशान हो या हेल्प का इज़हार करे। मुझे तुम्हारी तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब लग रही है, तुम्हें फ़ौरन अस्पताल लेकर जाने की ज़रूरत है। वो परेशानी से बोला था। इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। ये तबीयत ज़्यादा ख़राब इसलिए लग रही थी क्योंकि वो पहली दफ़ा इसे इसके नाम से पुकार रही थी। वो इससे किसी भी चीज़ की उम्मीद कर सकता था, लेकिन जितनी मोहब्बत से इसका नाम ले रही थी, शावी से हज़म नहीं हो रहा था। शावीर जानो, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे घर पर ही आराम करना है। आप यहीं रुके मेरे पास, हम कर घर चलते हैं। वो बेड पर लेटकर बाजू को थामते हुए इसके सीने में अपना चेहरा घुसाने लगी थी। अगर नाम से पुकारना ही है तो शावीर कहकर पुकारो। सिर्फ वीर मतलब सिर्फ वीर मत बोलो, सारी फीलिंग्स खराब हो रही हैं। मेरी बीबी पंजाबी लोग अपने भाई को वीर कहकर पुकारते हैं और मैं तुम्हारा भाई हरगिज़ नहीं बनना चाहता। इसके इस तरह से करीब आने पर शावीर ने नरमी से इसके गाल खींचे थे, जबकि दूसरी बात को इग्नोर कर गया था, क्योंकि आज वो इसकी बात मानने का कोई इरादा नहीं रखता था। हाँ, लेकिन इसकी पूरी बात का मतलब समझकर आसिर की आंखें ज़रूर खुलकर बाहर आने को थी। बस इसीलिए कहती हूँ, आप मेरे शाह साईं ही ठीक हैं। आपका नाम ही खराब रखा गया है, लेकिन अब क्या हो सकता है? आपका नाम तो रख दिया गया है ना। आप मेरी तबीयत पर फोकस करें, मेरी तबीयत खराब है। वो अचानक इसके सीने से चेहरा निकालती इसके चेहरे को देखते हुए बोली थी, फिर अचानक याद आया कि इसकी तबीयत खराब है तो दोबारा इसके सीने में घुस गई थी। तुम्हारी तबीयत खराब है मेरे गोलमोल अंडे, इसीलिए तो चाहता हूँ कि तुम्हें अस्पताल लेकर चलूँ। इसी बहाने हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। पिछले कुछ महीने से वो एक बात बहुत शिद्दत से समझ चुका था कि असीर को इसके साथ ड्राइव पर जाना पसंद है, इसीलिए तो वो पुरसुकून अंदाज में कभी भी इसे लालच दे देता तो इसके साथ चल लालच दे चल कभी भी इसे लालच दे देता था अपने साथ चलने का। खासकर जिस दिन मौसम बारिश का हो, इस दिन तो आसिर का हरगिज़ घर पर रुकने का कोई इरादा नहीं होता था और फिर लाइट रोमांटिक म्यूजिक के साथ वो इसे अपने साथ लंबे लंबे रास्तों पर लेकर जाता था। इसकी शरारतें खिलखिलाहटें, यही तो थी शाविशा की जिंदगी। मैं अंडा नहीं अंडी हूँ, वो मुंह बुसुर कर कहती, खुद भी खिलखिलाकर हंसी। तो शावी ने इसके दोनों गालों पर बारी बारी प्यार किया था। चलो मेरा बच्चा, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की अशद ज़रूरत है। वो फिर प्यासे से समझाने लगा, क्योंकि इसका चेहरा भी काफ़ी डल डल लग रहा था। यहीं पे डॉक्टर को बुला लीजिए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, गाड़ी में मुझे वॉमिटिंग होगी, मैं सफ़र नहीं कर सकती। वो फ़ौरन बोली तो शावी ने इसे घूरा था। आसिर, हम आज वापस जा रहे हैं किसी भी हाल में, हमें यहाँ पर नहीं रुकना, ये हमारा घर नहीं है, हम अपने घर वापस जा रहे हैं। वो जैसे समझाना चाह रहा था। अच्छा ठीक है, आप चले जाएं, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो आज नहीं जा रही। वो जो डॉक्टर आई थी ना शादी पर, वो कह रही थी कि मेरे लिए सफ़र करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और फिर रात को तो झीन भूत भी होते हैं ना रास्ते में, हमें यहीं पर रुकना होगा। वो किसी भी तरह से रुकना चाहती थी। हम किसी के घर इतना वक्त नहीं रुक सकते। अब वो इसे दूसरे नज़रिए से समझाने की कोशिश करने लगा। किसी का घर, ये भी हमारा अपना घर है, इस घर में आपका भी हिस्सा है, मैं यहाँ रह सकती हूँ, कोई एहसान तो नहीं करेंगे ना ये लोग मुझे यहाँ रख कर। और वैसे भी वो कह रहे हैं ना कि इस घर में आपका पूरा हक बनता है, तो फिर ये किसी का घर कैसे हो गया? मुझे वैसे भी हवेली से ज़्यादा ये घर पसंद आ गया है। अच्छा, तो मतलब तुम्हें हमारे घर से ज़्यादा ये घर पसंद आ गया, जहाँ पर रहने के लिए तुम मेरे साथ गेम्स खेल रही हो। ठीक है, तुम जो दिल में आए वो करो, यहाँ रहना है यहाँ रहो, यहीं पर रह
मैं जा रहा हूँ। वो शाबिर गुस्से से कहता सचमुच में कमरे से निकल गया था, जबकि आसिफ बेफिक्र सी बेड पर लेट गई थी, क्योंकि वो जानती थी इसे छोड़कर वो तो जा ही नहीं सकता था। ये क्या ड्रामे लगाए हुए हैं आपने? जब सीधे तरीके से आप मुझे यहाँ रुकने के लिए नहीं मना सके, तो मेरी बीवी के साथ इमोशनल गेम खेलना शुरू कर दिया आपने। वो गुस्से से उनके कमरे में दाखिल हुआ था, जहाँ अब तक सब लोग मौजूद थे। इमोशनल गेम्स बेटा, हमने तो कुछ भी नहीं कहा इसे, लेकिन वो खुद ही कह रही थी कि वो यहाँ रुकना चाहती। देखिए शाह साहब, अब मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अपनी बीवी को लेकर मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था, सिर्फ इसकी जिद पर यहाँ आया हूँ। अब आप यहाँ पर आकर मेरी बीवी को उल्टे सीधे काम सिखा रहे हैं। यहाँ आने से पहले वो इतनी जिद्दी हरगिज़ नहीं थी। तो ना मानो इसकी जिद, ज़बरदस्ती ले जाओ अपनी बीवी को अपने साथ। तुम्हारे बगैर तो रहेगी नहीं। पर जब ने इसकी बदतमीजी पर आसान हल बताया था। ये अलग बात थी कि आग तो इन्हीं की लगाई हुई थी। ले जाऊंगा इसे यहाँ छोड़कर, तो मैं जाऊंगा नहीं, खासकर इनके साय तले तो हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। सब समझ में आ रही है मुझे। कोई और रास्ता नहीं मिला आपको मुझे यहाँ रोकने का, तो आपने सीधा साधा मेरी बीवी को अपनी बातों में बहलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं मैं इसकी बात में ज़रूर मानूंगा। हाँ, मैं सच में अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी साजिशों को कामयाब होने दूंगा। नहीं रहना मुझे आप लोगों के बीच, और नहीं आप लोगों के साथ ये तलकात बढ़ाने हैं। ये तो आपकी गलतफहमी है कि आप मुझे यहाँ रोकने पर कामयाब हो जाएंगे। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, और कल तक मेरी बीवी खुद ही मेरे पास आने के लिए राज़ी हो जाएगी। ये मत सोचिएगा कि ये आपके लिए आसान होगा। और तुम अपनी बीवी से कहना कि मेरी बीवी का ख्याल रखे। इसने जाते जाते मुजावर को खड़का था, जबकि जिस तरह से वो गुस्से से कमरे से निकला था, वो सब लोग ही बेयकीन थे। मरियबा शावी सच में चला गया। मेरा मतलब है वो गेट से भी बाहर निकल गया है, गाड़ी भी ले गया। ऐसे कैसे जा सकता है? वो तो उल्टा हो गया। मोमरज वापस कमरे में आते हुए बोला तो मरियबा ने परेशानी से इसकी तरफ देखा था। यकीन करने वाली बात नहीं थी कि इसमें ठीक है, सचमुच में यासिर को छोड़कर चला गया था। जाओ देखो, सिर्फ हमें दिखा रहा है, आगे जाकर थोड़ा सा वापस आ जाएगा। मुझे यकीन है वो छोड़कर नहीं जाएगा। मरियबा ने परेशानी से कहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? इनका प्लान फेल नहीं हो सकता। वो तो अपनी बीवी को छोड़कर कैसे जा सकता था? मुमकिन ही नहीं था। मैं रूहा को असील भाभी के कमरे में भेज देता हूँ। थोड़ी देर के बाद मुजावर बोला तो मरियबा ने इसे कूदकर वापस बिठा दिया था। वो आएगा वापस, आसिर को छोड़कर नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसने वापस यहीं पे आना है। मरियबा ने इसे इशारा करके वापस बिठा दिया था, जबकि मुझे यकीन तो मुजावर को भी था कि वो बंदा अपनी बीवी के मामले में किसी पर यकीन नहीं कर सकता था। आप परेशान मत हो मरियबा, वो आ जाएगा। अब वो किस तरह का इंसान है ये तो नहीं जानते हम, सवाई इसके कि वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और किसी की बात नहीं मानता। हम इस बारे में मालूमात कितनी ही रखते हैं, और हम भी तो हद करते हैं ना। इसकी एक कमज़ोरी हाथ लगी तो इसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमें इसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। खैर, मैं न्यूज़ सुनने आया था, आज से सियासी खबरों में इंटरेस्ट देना शुरू कर दें। शाबिर का नाम सियासी पार्टी में आ गया है। वो कहते हुए रिमोट उठाकर टीवी ऑन करने लगा, तो मरियबा का ध्यान भी टीवी की तरफ ही चला गया था। समझती क्या है अपने आप को? 2 दिन यहाँ रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे अलावा सारी दुनिया अजीज है। ऐसे क्या है इस घर में ऐसा जो शाह हवेली में नहीं है? अपने घर से ज़्यादा से ये हवेली पसंद आ गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पर सिर्फ इसका शाशाई। ये बात इसके लिए अहमियत नहीं रखती। वो गुस्से से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। 2 दिन यहाँ पर रखा तो सारा लाड प्यार निकल जाएगा इन लोगों से इनका। 2 दिन में मेरी शक्ल नहीं देखेगी तो खुद ही लाइन पर आ जाएगी। 2 दिन के लिए तो छोड़ ही देता हूँ इसे इस हवेली में। अब 2 दिन तक तो ये मेरी बीवी का ख्याल रख ही सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी के मामले पर इन पर यकीन कैसे करूँ? ये मेरी और बीवी और बच्चे का सवाल है। नहीं, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, और अगर छोड़ भी दूँ तो इसे यहाँ पर रुकने के लिए मान भी जाऊँ तो भी इसे अकेले कैसे रख सकता हूँ? मैं खुद कैसे रहूँगा इसके बगैर? मेरी सारी कमजोरियों से वाकिफ़ है, इसलिए तो जिद करती है। थोड़ा बहुत डांट ही देना चाहिए। अपने आप को अकल ठिकाने आ जाती, मेरी ही गलती है। अपने लाड प्यार से बिगाड़ रहा हूँ। बस थोड़ी सी सख्ती करते हुए कह देता कि वो यहाँ नहीं रह सकती, बल्कि मेरे साथ आ रही है। कुछ नहीं बोलती, आगे से खामोशी से आ जाती। हाँ, लेकिन उदास हो जाती। इसकी उदासी भी तो नहीं देखी जाती। या अल्लाह, कहाँ फंस गया हूँ मैं? ना तो इसकी आंखों में उदासी देखी जाती है, ना इसकी जिद बर्दाश्त होती है। इसकी उल्टी सीधी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। वो ज़रा सा कुछ कह दो तो मुंह बना लेती है, बात करना छोड़ देती है, नाराज़ हो जाती है, उदास हो जाती है, और इसकी उदासी मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होती। वो गाड़ी अपनी हवेली के बाहर रोकते हुए मसलसल इसी के बारे में सोच रहा था। अब समझ नहीं आ रहा था कि घर के अंदर चला जाए या यहीं से वापस लौट जाए, क्योंकि असीर के बगैर रहना तो नामुमकिन था। लंदन में फिर से हमला। बिलियनियर बिजनेसमैन तैमूर शाह पर तीसरा जानलेवा हमला। पिछले 3 महीनों में मुसलसल होने वाले हमलों पर इनकी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, लेकिन भी हमलावर पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। सामने टीवी पर न्यूज़ कास्टर इंग्लिश में खबरनामा सुना रही थी, जिस पर वो हैरत से बज़म की तरफ देखने लगे थे। ये तैमूर शाह तो मिराज भाभी, मेरा मतलब है मिराज का चाचा है ना? इस पर कौन जानलेवा हमला करवा रहा है? यरमान ने हैरत से पलटकर बज़म की तरफ देखा था। यरमान मिराल के साथ इसका कोई तवी तलक हो या ना हो, हमारे लिए ये बात अहमियत रखती है कि वो नूरम का बाप है। इस पर इस तरह से हमले हो रहे हैं और हमें इस बात की खबर भी नहीं है। मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि नूरम की यहाँ शादी होगी, वो यहाँ इस घर में रह रही है, वो वापस इसके बाप के पास नहीं गई, तो बाप से फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश क्यों कर रहा है? ऑफकोर्स इतनी सख्त सिक्योरिटी में वो यहाँ नहीं आ पा रहा होगा। ज़रा इन्फॉर्मेशन लो इसके बारे में, कुछ पता तो चले अब कैसी हालत में है। बेशक इससे पहले हमारा इसके साथ कोई मजबूत तलक नहीं था, लेकिन अब वो हमारे ख़ानदान की बहू का बाप है।
और बसम तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इसके बारे में मालूमात हासिल करो। वो बसम को देखते हुए बोले थे, जो हब्बा सुनते हुए अपने मोबाइल पर कोई मैसेज टाइप कर रहा था। जी बरेपा, मैं इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, मुझे हरगिज़ अंदाजा नहीं था इनके बारे में। वो अपने मोबाइल पर कुछ सर्च करते हुए कहने लगा था। जब थोड़ी ही देर में से कुछ मालूमात मिल गई थी। तकरीबन 4 महीने पहले इन पर जानलेवा हमला हुआ था, जब मुजावर की शादी हुई थी। इस दौरान यानी कि जब नूरम यहाँ पाकिस्तान में थी, तब इन पर पहला हमला हुआ था। गोली इनके बाजू और कंधे को लगी थी, यानी इन पर किसी ने फायरिंग करवाई थी। ये तो निकाह से अगले दिन की खबर है। इसके बाद भी इन पर मुसलसल हमले हो रहे थे। 4 महीने से वो बार बार पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान होने वाले इंसिडेंट्स की वजह से वो ना तो पाकिस्तान आ सके हो, ना ही इन हमलावर के बारे में कुछ पता चला है। वो मोबाइल पर इन्फॉर्मेशन निकाले हुए ने बता रहा था। मिसबा से तुम्हारा राब्ता है ना, इससे भी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। बरेपा ने एक और सवाल किया था। नहीं बरेपा, इसके साथ अब मेरा कोई नहीं बरेबा, इनके साथ मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। जब से वो यहाँ से वापस गई हैं, उन्होंने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया और ना ही उन्होंने मुझसे कोई राब्ता रखा है, और मैं भी इन्हें फ़ोन करने की कोशिश नहीं की। जब मेराल यहाँ थी, वो फ़ोन करती थी, मैं बात कर लेता था। मैंने कभी खुद से इन्हें फ़ोन नहीं किया। वो तफसील से बता रहा था। जबकि बरेबा यह सुनकर ज़रा मायूस हुई थी। इनका पोता 4 महीने पहले तक हर रिश्ता निभाता था, लेकिन जब से इसकी दूसरी शादी हुई थी, इसने बहुत क्लोज रिश्तेदारों से भी रब्ता ख़त्म कर दिया था। बस इन सारी मालूमात लेकर बताओ हमें कि ये मामला क्या है। जो भी है, ये इंसान पहले ना सही, लेकिन अब तुम्हारे लिए अहमियत रखना चाहिए, क्योंकि नूरम के पास ये वाहिद रिश्ता है। वो काफ़ी सख्ती से बज़म से कह रहे थे, जिसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। अरे साईं, आप यहाँ अकेले असीर किधर हैं? कल तो फ़ोन पर कह रही थी कि वो आ जाएगी। इसे अकेले घर के अंदर दाखिल होते देखकर रस्माना तेज़ी से अंदर आई थी। इसे लगा था शायद असीर भी इसके साथ होगी। वो नहीं आई, वहीं रुक गई है, और मैं भी कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आया हूँ। मैं भी जा रहा हूँ वापस। वो रूम में जाते हुए बोला तो रिज़वाना को कुछ सुकून हुआ था। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि इनका ये सरफिरा साईं अपनी बीवी को अकेला छोड़ दे। अरे वापस जाएंगे, इतनी शाम को आने की क्या ज़रूरत थी? किसी को भेज देते या फिर अरबाज से मंगवा लेते अपने डॉक्यूमेंट्स। रस्वाना तेज़ी से पानी लाते हुए इसके पीछे पीछे आई थी। मुमकिन था कि असीर ने कोई पैगाम दे भेजा हो। इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में अरबाज को कुछ भी नहीं जानता। अरबाज को बता देना कि मेरी पार्टी में कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे लिस्ट की ज़रूरत है, तो कल टाइम पर जाकर वो लिस्ट निकलवाए। और तुम असीर के कपड़े पैक करो, और असीर के डॉक्टर को भी फ़ोन करके कह देना कि 4 प्लेन तैयार करके दे। असीर का 5वां महीना शुरू हो गया है। वो कह रही थी कि 5वें महीने के साथ डाइट प्लान चेंज हो जाएगा। वो तफसील से रिजवाना से कह रहा था, जो असीर का ज़रूरी सामान पैक कर रही थी। शकीला को कह देना कि अपना सामान पैक कर ले, कल सुबह अरबाज के साथ हवेली आ जाए। असीर के मामले में इन हवेली वालों पर यकीन नहीं है मुझे, और तुम्हारी असीर बीबी का वापस आने का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। वो असीर के लिए तैयार करता बैग उठाते हुए बाहर निकल गया था, जबकि हाथ में एक फाइल भी थी। रिजवाना ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। और फिर तेजी से इसके पीछे ही नीचे आके थी। साईं, असीर कब तक वहाँ पर रहेगी? मेरा मतलब है वो घर वापस कब तक आएगी? देखता हूँ कब तक आती है। ज़बरदस्ती तो लेकर नहीं आ सकता। मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए गाँव से बाहर जा रहा हूँ। ऐसे में वो हवेली रहे, इसके लिए बेहतर रहेगा। इसका यहाँ हवेली में अकेले रहना मुनासिब नहीं है। वैसे भी अब से हर वक्त किसी न किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इसे प्रॉपर गाइड कर सके। वो कहते हुए निकल गया था, जबकि रिजवाना ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। बताइए क्यों बुलाया है मुझे? वो कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए बोला था। बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर वहीद बैठा था। वो अपने लाइट और साथ लेकर आया था। सर, वही बच्चे वाला मामला देखें सर। सदाम नाम मूसा सदामी नाम मूसा सदाम नामी बच्चा पिछले साल जनवरी में पैदा हुआ था। बच्चे की तस्वीरें हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है। जिस अस्पताल में इनकी भाभी की डिलीवरी हुई थी, वहाँ के कागजात हैं। हर चीज़ लेकर आए हैं वहीद साहब। पुलिस वाला फाइल इनके सामने रखते हुए बता रहा था, जबकि फाइल की तरफ हाथ बढ़ाने के बजाय इसने आंखें घुमाते हुए पास खड़े लायर को देखा था। ये लीजिए बच्चे की तस्वीरें, ये लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट। ये अस्पताल में जहाँ पर हमारे बॉस की वाइफ की डिलीवरी हुई है। बच्चा जनवरी में नहीं बल्कि फरवरी में पैदा हुआ था। अस्पताल की डिटेल्स के साथ साथ आपको हर तरह की डॉक्यूमेंट्स की फाइल भी मिल जाएगी। लॉयर ने फाइल सामने रखते हुए कहा था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की जायदाद हथियाने के लिए बच्चे वाला नाटक कर रहा है, क्योंकि इस केस पर मेरे भी कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत मालूमात इकट्ठी की है। आप खुद सोचें, हस्बैंड वाइफ अभी चंद महीने के बच्चे को क्या किसी के हवाले करके चले जाएंगे? ऑफकोर्स नहीं, वो अपने बच्चे को साथ लेकर गए थे। मुझे तो कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इन एक्सीडेंट में इस बच्चे की भी होप सो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। वो अपनी बात कहते कहते रुक गया था। दिल में एक अजीब सी चपन हुई थी। वो मूसा के लिए ऐसी बात अपने दिमाग में भी नहीं ला सकता था। जब उसे निकालना तो बहुत बड़ी बात थी। सदाम एक आर्मी अफसर है। इसकी शहादत पर इसकी फैमिली को एक बड़ी रकम मिली। ये रकम तकरीबन 18 से 21 लाख के बीच में है। यकीन अब ये बच्चे वाला झूठ बोलकर इसी जायदाद को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसने पुरसुकून अंदाज में वहीद को देखते हुए कहा था, ड्रामेबाजियां बंद करो अरताशा, तुम्हारी चालबाजियां यहाँ नहीं चलेंगी। तुम फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा कर ले आए हो। मूसा मेरा भतीजा है, वो सदाम का बेटा है। वो गुस्से से पागल होते हुए कह रहा था, जबकि अरताश ने कंधे उचकाए थे। बातें नहीं, सबूत लाओ। अगर ये तुम्हारा भतीजा है तो साबित करो ना। और प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, आप जब तक कोई पुख्ता सबूत ना मिले, मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरा वक्त ज़ाया मत कीजिएगा। वो गुस्से से उठते हुए बोला था। वहीद पीछे से न जाने क्या क्या बोल रहा था, लेकिन अरताश को परवाह नहीं थी, क्योंकि शावी ने पक्के काम करवाए थे। लड़की तुम यहाँ से हो रही हो और तुम्हें तुम्हारे शोहर की कोई खबर ही नहीं है। वो काफ़ी परेशानी से बाहर बैठे थे। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी जब शावीर वापस ना आया, तो असीर भी से चोरी चोरी देखने बाहर निकली थी। जब हरियब्बा ने इसे बाहर निकलते देख लिया था।
बड़े अब्बा आप कितने बड़े चीटर हैं, मुझे कुछ भी बोल रहे हैं, आपने इन्हें जाने क्यों दिया, मेरे शौहर को भेजकर अब आप मुझे बातें सुना रहे हैं, जाइए लेकर आइए इन्हें, मुझे इनके बगैर नींद नहीं आती। आसिफ को सचमुच में यकीन नहीं आया था कि शाबिर वापस नहीं आया है। इसे तो यही लगा था कि वापस आ गया होगा, इससे नाराज होकर मर्दान खाने की तरफ बैठा होगा, इसलिए तो वो चोरी चोरी इसे देखने के लिए आई थी। तुमने इसे जाने ही नहीं देना चाहिए था लड़की, तुमने इसे लड़ाई की तो वो चला गया। हमें तो बड़ा मान था तुमने, हमें तुम पर बड़ा मान था, तुमने तो इसे भेज दिया था, तुम रोकती, इसे कहती कि वो ना जाए, इसने बोला कि वो जा रहा है, तुमने कहा ठीक है जाओ। बड़े अब्बा ने तो जैसे सारा इल्जाम इसके सर पर धर दिया था। बड़े अब्बा देखिए, सारी गलती आपकी है, आप मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते, तो मेरे शोहर मुझसे नाराज होकर चले गए हैं, ऊपर से आप कुछ भी बोल रहे हैं, अब वो नाराज होने लगी थी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, आ जाएगा वापस, हमारे बगैर नहीं रह सकता वो। बड़े अब्बा इससे ज़्यादा खुद को दिलासा दिया था। मैं जानती हूँ आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल भी अच्छे दादा नहीं हैं, याद रखिएगा। आप तो किलाशी बुड्ढे हैं जो मेरे और मेरे शोहर के बीच में झगड़े करवाते हुए वो सुनकर इन्हें खिताब देते हुए इनके पास ही बैठ गई थी, जबकि बड़े अब्बा ने अपने लकब पर इसे देखकर रह गए थे। आज तक किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई इन्हें इस तरह के नाम से बुलाए। इससे पहले कि बड़े अब्बा कोई जवाब देते या कोई भी जवाबी कार्रवाई करते, बड़े दरवाजे से मोहम्मद अंदर दाखिल हुआ था। आपका पोता वापस आ गया, हवेली के पीछे गाड़ी में सो रहा है। 100% हवेली के अंदर आने का कोई इरादा नहीं है इसका, इसने जैसे खबरनामा सुनाया था। हवेली के पीछे कहाँ पर बताएं मुझे, मैं लेकर चले, मैं बात करती हूँ इनसे, मुझसे नाराज है ना, मैं सॉरी बोलकर मना लूंगी और फिर इनके साथ ही हवेली चली जाऊंगी, वापस नहीं आऊंगी इस बुढ़े क्लेशी के पास। वो नाराजगी से उठी तो बड़े अब्बा ने फौरन इसका बाजू थाम लिया था। अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम तो नाराज होगी। अरे अपने दादा से भी कोई नाराज होता है क्या, मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, तुम तो मेरी बेटी हो, मेरी जान हो, मेरी जिगर का टुकड़ा हो, तुम ही तो मेरे पोते को वापस मनाकर इस हवेली में लेकर आओगी। अगर तुम ही नाराज होकर चली गई तो वो कैसे यहाँ आएगा। बड़े अब्बा की टून अचानक ही चेंज हुई थी तो उसने आंखें घुमाई थी, जबकि बड़े अब्बा के खिताब पर मोमरश ने पहले तो मुंह खोला था, लेकिन आगे से बड़े अब्बा के रिएक्शन पर से मजीद हैरत हुई थी। ज्यादा ड्रामेबाजियां करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से प्यार दिखाते हैं आप मुझे। मैंने नहीं रहना यहाँ, लेकिन आपसे वादा किया हुआ है, आपके पोते को इस घर में रहने पर मजबूर करूंगी, तो मैं अपने वादे तोड़ती नहीं हूँ, इसलिए जा रही हूँ इन्हें मनाने के लिए। बाकी मेरे और मेरे शोहर के बीच में क्लेशी बुड्ढे बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह कितने ड्रामेबाज इंसान है आप, में तो आपको बहुत ही शरीफ इंसान समझ रही थी, लेकिन ऐसी पुप्पो वाली चालें चलते हैं। वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, जबकि मोमरश को मुंह खोले देख बड़े अब्बा ने अपनी पोजीशन का एहसास किया था, जबकि वो अपना हाथ चलाती बाहर निकल गई थी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो तुम हमें, मोमरश बच्ची है, बच्ची की बातों का बुरा थोड़ी ना मनाएंगे हम, और इतनी मासूम है। वो कहती है कि हम इसके दादा नहीं बल्कि दोस्त हैं, तो दोस्तों में तो कुछ भी बोलना अलाउड होता है ना। वो जैसे क्लिफिक इसकी बात को क्लियर कर रहे थे। जी बड़े बाप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी क्लेशी बुड्ढा, वो आपको क्लेशी बुड्ढा कह रही थी, मतलब आपको बड़े बाप वो आपके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, इसने जैसे इन्हें एहसास दिलाने की कोशिश की थी। हाँ तो वो दोस्त है हमारी, हम भी तो इसे कितना कुछ कहते हैं, तुम बेकार में हमारी दोस्ती के बीच में मत आओ, जाकर अपना काम करो। तुम्हारी बीवी 3 दफ़ा मेन गेट पर आकर तुम्हें देखकर जा चुकी है, हमें तो लगता है कि अब आकर हमें सुनाने की कसर रह गई है कि हमने इसके नए नवेले दूल्हे को बाहर अपने दूसरे पोते की चौकीदारी के लिए रख लिया है। वो इसका ध्यान नायरा की तरफ दिलाने लगे थे। अगर पोते की बीवी का इतना कुछ सुना रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पोती सुना देगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा। थोड़ी सी दोस्ती हमसे भी कर लीजिए, सदके जाऊँ ऐसी दोस्ती पर। वो अभी अपनी बात में कमल नहीं कर पाया था जब बड़े अब्बा का हाथ नीचे जूते की तरफ जाते देकर अगले ही लम्हे वहां से बोतल के जिन की तरह गायब हुआ था, जबकि इसके इस तरह से भागने पर बड़े अब्बा अपनी मुस्कुरा छुपाते अपने कमरे की तरफ चले गए थे। ये तो सच था, उन्होंने अपने सारे बच्चों को एक लिमिट में रखा हुआ था, लेकिन असीर के लिए वो कोई लिमिट रखना ही नहीं चाहते थे। वो इतनी प्यारी थी, इतनी मासूम थी कि इसकी हर बात ही इनके दिल को छूने लगी थी। वह तकरीबन भागते हुए बाहर आई थी, दूर ही से शाबिर की गाड़ी खड़ी नजर आ गई थी। जल्दी से इसकी साइड पर आते हुए शीशा बजाया था। वो नींद में उतरता जा रहा था, वे लेकिन जाने का इसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो असीर से सख्त दफा रहना चाहता था, लेकिन अचानक साइड पर होने वाली दस्तक पर इसने आंखें खोलकर असीर को देखा, जो बिना किसी शाल के इसके गाड़ी के बाहर खड़ी थी। वो अगले ही लम्हे गाड़ी का दरवाजा खुलता बाहर आ गया था। सी ये क्या बचपना है, तुम इस तरह से यहाँ क्यों आई हो। वो अपनी अजरक उतारते हुए फौरन इसके गिर्द फैलाने लगा था। शाह साईं आप मुझसे नाराज होकर चले गए थे ना, आप वापस क्यों आए हैं, जाए यहाँ से, मैं अब भी नाराज हूँ आपसे। बस की चादर को अपने गिर्द लपेटे हुए नाराजगी से आंखें दिखाने लगी, जबकि इसके इस हरकत पर शाबिर से उल्टा घूरा था। लड़की मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मुझसे नाराज किया है, तुमने मुझे नाराज किया है, और अब तुम मुझे नाराज हो करके उल्टा और अब तुम मुझे नाराज करके उल्टा मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रही हो। इसे सचमुच में असीर की हरकत अच्छी नहीं लगी थी, इसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं था, और यहाँ पर इसकी उदासी का सोच सोच कर परेशान हो रहा था। हाँ तो क्यों नाराज हैं आप मुझसे, इतनी सी बात पर मैं आपसे नाराज हूँ, आप होते कौन है मुझसे नाराज होने वाले, और मैं दिखाऊंगी एटीट्यूड, क्या कर लेंगे आप। मेरा एटीट्यूड, मेरा शोर, मेरी मर्जी, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। वापस आ गए हैं ना, मुझे पता था मेरे बगैर रह नहीं सकते आप, चले अंदर, चलकर बेड पर चलकर सोए, यहाँ पर तो बेकार में तबीयत खराब कर लेंगे आप, अपनी इतनी सर्दी है यहाँ बाहर। और वो इसका बाजू पकड़े बड़े हक से खींचने लगी थी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ, और यहाँ मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मुझे अपने बच्चे की फिक्र है। तुम्हारी उछल कूद तो कभी खत्म होगी नहीं, तुमने तो ख्याल रखना नहीं है बेबी का, तो इसीलिए मैं आ गया हूँ। वैसे भी सुबह से शकीला आ जाएगी, मैं तो वैसे भी अब ऐसे अभी शायद चला जाऊँगा, तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम यहाँ रुकना अपने इन रिश्तेदारों के साथ, जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यारे हो गए हैं। यह हवेली तुम्हें तुम्हारे घर से ज़्यादा अच्छी लगती है ना, तो जब तक तुम्हारा दिल ना भर जाए तब तो तुम यहाँ पर रुको। वो कहते हुए इसे हैरान कर गया था। एक लम्हे के लिए असी ने अपनी आंखों की
हरकत लोक ली थी। अल्लाह अल्लाह शाह साईं आप मुझे डाँट रहे हैं, वो बेयकीन थी। मैंने कब डाँटा तुम्हें? इसने हैरत से पूछा। हाँ, इसने डाँटा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो यकीन से कह सकता था, वो सिर्फ़ बात कर रहा था। आप मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, मुझे डाँट रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मेरा दिल करे वो मैं करूँ। आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, कितने बुरे हैं आप। आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और आप इसको डाँट-फटकार कर रहे हैं। वो इसका कॉलर को मुट्ठी में जकड़ते इसे अपने करीब खींचते हुए बोले, तो इस तरह से केवल लड़खड़ाना चाहिए। शाबी ने इसके गिर्द अपनी बाहें फैलाई थी कि हाँ, कह रहा हूँ तुम्हें, जो दिल करे वो करो तुम। शाबी ने अपने अल्फाज़ दोहराए तो इसकी आँखों में नाराज़गी भरने लगी थी। ये कैसी मोहब्बत थी इसकी कि इसकी नाराज़गी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इससे नाराज़ भी रह नहीं जा रहा था। हाँ, तो वही करूँगी जो मेरा दिल करेगा। आपकी कोई बात नहीं मानूँगी, कभी नहीं मानूँगी और मेरा बेबी भी आपकी कोई बात नहीं मानेगा। बस ये दुनिया में आ जाए ना, फिर देखना हम दोनों माँ-बेटा मिलकर आपकी कैसे बैंड बजाते हैं। अपने गिर्द इसकी फैली हुई बाहें देखकर वो तहफ़्फ़ुज़ सा महसूस करती इसके मज़ीद करीब हो गई थी। माँ-बेटा 3 साल के बाद बनोगे। फिलहाल तो मेरी बेटी आएगी जो मुझे सपोर्ट करेगी। जितना सता रही हो ना तुम, हम दोनों बाप बेटी मिलकर तुमसे बदले लेंगे। अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक होंगे। बस थोड़ा-सा सब्र कर जाओ और फिलहाल जाओ, यहाँ से ठंड बढ़ रही है। तुम्हारे यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में कहीं जा रहा हूँ। शकीला आ जाएगी तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखने के लिए। वो उसके लब्बों पर आहिस्ता से अपने लब जमाते हुए इसकी सांसें रोक गया था। कहीं जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप? आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और आप कहीं जा रहे हैं? वो परेशानी से इसे देखने लगी थी। वो थोड़ी देर पहले शायद जाने की बात कर रहा था, अब भी कर रहा था, मतलब वो सच में कहीं जा रहा था। ना जाने क्यों अचानक ही दिलो दिमाग में खौफ सा आ समाया था। पार्टी के रिलेटेड एक ज़रूरी काम है तो 3 दिनों में हो जाएगा। तब तक तुम यहीं रुको, अपने और मेरे बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखना। लेकिन शाह साईं, मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तुमसे मिलने के लिए आया था, तुम्हें देखने के लिए आया था। जानता था मोमर्श मुझे देखकर गया था तो तुम्हें बता देगा कि मैं यहीं पर हूँ और तुम दौड़ी चली आओगे मुझसे मिलने के लिए। लेकिन अगले 3 दिन तक कोई उछल-कूद नहीं। शकीला की सारी बातें मानना और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मिस करना। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। मोबाइल इधर-उधर रखकर कहीं भी मत चली जाना। मैं फ़ोन करूँगा, मेरी पहली बार पर फ़ोन उठा लेना। मैं भी चलूँगी साथ। वो उसकी कमीज़ को कॉलर से थामते हुए बोली, क्यों हवेली वालों से प्यार खत्म हो गया? शाबी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया तो उसने नफ़ी में सर हिलाया था। मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरा जाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुमसे दूर रहना मुमकिन नहीं। मेरी हर सांस पर तुम्हारा कब्ज़ा है। बस तुम अपनी शरारतों से मेरी सांसें हिलाती मत रहना। चलो अब मैं निकलता हूँ, तुम अंदर जाओ तभी मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा। नो मोर आर्ग्यूमेंट। चलो जाओ। इससे पहले कि कुछ और कहती वो उसके लबों पर उंगली रख गया था। मैं बोलूँगी नहीं आपसे। वो मज़ीद नाराज़ होने लगी थी जबकि वो आहिस्ता से इसका चेहरा थामता इसके लबों पर अपनी लबों को सख्ती से जमाकर कितनी ही देर इसकी सांसें रोके खड़ा रहा था। फिर इससे पीछे हटते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खुलता अंदर बैठ गया था। अस्सी जानती थी वो तब तक नहीं जाएगा जब तक वो इसकी आंखों से हट नहीं जाती। लेकिन वो इसे देख भी नहीं रहा था। मतलब साफ तौर पर जाना चाहता है लेकिन इसकी वजह से जा नहीं पा रहा। वगैरह सांस लेते हुए के अंदर कदम की हवेली के अंदर की तरफ कदम बढ़ा गई थी तो शावी ने इसके कदमों को जैसे अपने दिल कदमों में जैसे अपना दिल बिछा दिया था। आई लव यू सो मच मेरा गोलू मोलू बच्चा। इसे पीछे से शाविर की आवाज़ सुनाई दी थी। कोई लव यू नहीं, मैं नहीं बोलती। वो अंदर कहीं गायब होने लगी तो शाविर के कहके की आवाज़ पर इसने पलट कर देखा था जो आंखों में ढेरों मोहब्बत लिए इसे देख रहा था। वो गुस्से से पैर पटकती अंदर चली गई थी। हेलो, कौन बात कर रहा है? भारत कहती नींद सो रहा था जब अचानक इसे अननोन नंबर से कॉल आने लगी। पहले 2 दफ़ा इसने कॉल को नज़रअंदाज किया था लेकिन अब की दफ़ा वो वैसा नहीं कर पाया था। फ़ोन उठाते हुए इसने फ़ौरन कान से लगाया। पता नहीं इतनी रात के कौन फ़ोन कर रहा था लेकिन फ़ोन जिस शिद्दत से किया जा रहा था ये कोई बहुत बड़ी बात थी। सर, मैं एक सीक्रेट न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। क्राइम रिपोर्ट्स पर काम करता हूँ। मुझे थोड़ी देर पहले इन्फॉर्मेशन मिली है कि शाविशा पर जानलेवा हमला किया जाने वाला है। वो शायद आज रात को गाँव से शहर के लिए निकलने वाले हैं। इनके साथ कोई गार्ड नहीं और ना ही किसी तरह की सिक्योरिटी है। इनकी जान खतरे में है। प्लीज़ आप लोग इन्हें गाँव से शहर आने से रोकें वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले 4 महीनों में शाविर ने सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बेहतरी ही नहीं की बल्कि कई बड़े-बड़े लोगों को भी पकड़वाया है। शाविशा सिर्फ सियासत के लिए काम नहीं कर रहा बल्कि अंदर ही अंदर इसने काफ़ी सारे लोगों को एक्सपोज़ भी कर दिया है। शाविशा ऐसी बुरी पार्टीज़ के लिए खतरा बन रहा है। सो इन लोगों ने शाविशा को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया है। इससे पहले कि शाविर पर हमला हो आप लोग इन्हें शहर आने से रोक दीजिएगा वरना आपको कोई भी बुरी खबर मिल सकती है। मैं ये खबरें पुलिस स्टेशन पहुँचाने जा रहा हूँ लेकिन इससे पहले मुझे लगा शाविशा के घर में किसी को इस बारे में खबर कर देनी चाहिए। आजकल वो आप लोगों के हवेली में रह रहे हैं। मेरे पास सिवाय आपके और किसी का नंबर नहीं था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। खुद हाफिज़ इसे अपने कान में टू-टू की आवाज़ सुनाई दी थी जबकि वो फ़ौरन बिस्तर से निकलते हुए कमरे से बाहर निकला था। शाविशा हवेली वापस आया था या नहीं? वो तेज़ी से निकलते हुए अपने पीछे आते गार्ड नाते से पूछने लगा था। सर, वो आए थे लेकिन किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शायद 2-3 दिन के लिए शहर जा चुके हैं। इनका रूट इनकी हवेली की तरफ था। वो अपनी हवेली गए थे लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस आ गए थे। थोड़ी देर पहले बीबी भी इनसे मिलने के लिए बाहर आई थी। फिर वो चले गए लेकिन जाते-जाते मुझसे कहकर गए थे कि इनका गार्ड अरबाज़ आएगा बीबी की सिक्योरिटी के लिए। वो शायद सुबह कोई मुलाजिम भी आएगी बीबी का ख्याल रखने के लिए। वो इस वक्त कहाँ है ये बताओ मुझे। वो नादर की बात करते हुए कहने लगा, सर अभी तो वो निकल चुके हैं, शायद शहर के रास्ते पर होंगे। वो फ़ौरन बोला था इसके साथ कोई गार्ड थे। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठा तो नादर ने फ़ौरन ड्राइविंग सीट संभाली थी। नहीं सर, इनके साथ कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल तन्हा थे। आजकल जिस तरह की सियासत में इनका बोलबाला चल रहा है इन्हें इस तरह से अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए सिक्योरिटी के बगैर। लेकिन मेरी क्या औकात कि मैं इनसे
ये बात करता। वो ज़्यादातर गुस्से में ही रहते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहने लगा, जबकि इबादत ने इसे बताया नहीं था कि इसे कहाँ जाना है। जहाँ इस वक्त शाबिशा मुझे वहाँ है, मुझे वहाँ पहुँचाओ। कोई दूसरी तीसरी बात नहीं। स्पीडली वो अपने फ़ोन पर शाबिर का नंबर मिलाते हुए कहने लगा था, जबकि नादर ने कोई दूसरी बात नहीं की थी। वो पुरसुकून अंदाज में ड्राइव कर रहा था। अजीब सी मोहब्बत थी इसकी। खुद नाराज़ था असीस से, उसकी नाराज़गी पर उदास हो रहा था। अल्लाह सच सच कहिए, इस लड़की को मेरी ज़िंदगी में भेजने का मकसद क्या था? मैं जानता हूँ आप मुझे एहसास दिला रहे हैं, जो कुछ भी मैंने इसके साथ किया, इसका कोई अज़ाला नहीं। मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ असीर को इतनी तकलीफ़ें, इतने दुःख दिया है मैंने। मैं जानता हूँ कि इसकी मासूम दिल की आग लगी है मुझे, तभी आपने मेरे दिल में इसके लिए इतनी मोहब्बत डाल दी कि इसके बगैर सांस तक नहीं आती। लेकिन अल्लाह जी, इस तरह से तो मैं नकारा हो जाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। बस सिर्फ मुँह बनाती है तो दिल करता है पूरी दुनिया इसके कदमों में रख दूँ। और अब तो वो नाराज़ हो गई है। मुझे बताएं मैं क्या करूँ? दिल करता है मैं भी नाराज़ हो जाऊँ इससे, लेकिन हो ही नहीं पाता। अल्लाह इतना बेबस मैं कभी भी नहीं था। इसके सामने तो दुनिया की हर चीज़ बेकार लगती है। बस इसकी एक मुस्कुराहट में पूरी दुनिया बसी है मेरी। अल्लाह जी, ऐसी मोहब्बत क्यों करवा दी आपने मुझे इससे? ये मेरे दिल में इतना प्यार डाल दिया, और मेरा दिल में जो और मेरे दिल में तो चलो प्यार डाला ही डाला, इसमें भी इतने नखरे डाल दिए। अब समझ नहीं आता इसके नखरे उठाऊँ या इससे प्यार करूँ। अगर नखरे उठाऊँ तो ज़िद्दी हो जाती है, प्यार करूँ तो कोई बात नहीं मानती, और फिर उल्टे सीधे काम करके इतनी मासूम शक्लें बनाती है कि कुछ कह भी नहीं पाता। सच सच बताएं, वो ज़्यादा अजीज़ है ना आपके लिए? वो आपकी फेवरेट बनती है, इसकी सारी दुआएं कबूल करते हैं आप। तो मेरी भी एक दुआ कबूल कर दीजिए। मेरी असर की ज़िंदगी के सारे दुख निकाल दीजिए। वो खुश हो या फिर बहुत खुश हो, वो हमेशा खुश रहे। इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। बताएं, पूरी करेंगी ना मेरी दुआ? वो मुस्कुराते हुए हल्की आवाज़ में अल्लाह से बातें कर रहा था, जब दूर कहीं से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। इसकी गाड़ी के पीछे 2 गाड़ियाँ आ रही थी। काफ़ी देर से महसूस कर रहा था कि कोई इसके पीछे कर रही है। पहले से लगा शायद इसकी सिक्योरिटी के लिए इसकी गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं, लेकिन इसने तो किसी को बताया ही नहीं था कि वो शायद जा रहा है। अगर इसने अब्बास को नहीं बताया तो फिर बाकी किसी को पता होना मुमकिन ही नहीं था। फिर इसे लगा शायद हवेली से कोई गाड़ी इसके पीछे आई है, लेकिन अब इसे महसूस हुआ था कि यह गाड़ी इसकी सिक्योरिटी के लिए हरगिज़ नहीं थी। कुछ समझते हुए इसने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ की तो अचानक फायरिंग भी तेज़ हो गई थी। इसे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था कि इस पर जानलेवा हमला हो चुका है। हवेली बिल्कुल सुनसान थी। आज दिन में यहाँ अच्छा खासा मेला लगा हुआ था, लेकिन इस वक्त हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। इसने अपने ऊपर की तरफ बढ़ाए थे इसने अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ाए थे। आहिस्ता-आहिस्ता सीढ़ियाँ तय करता वो एक कमरे के सामने आ चुका था। दरवाज़ा बिना आवाज़ के खोला गया था। सामने कमरे में अंधेरा था। दरवाज़े को इसी खामोशी से बंद करते हुए इसने सामने मौजूद बेड पर पड़े वजूद की तरफ कदम बढ़ाए। कदमों की चाल बेहद कम थी, लेकिन अजीब-सी बेचैनी महसूस करते सामने नींद में डूबे वजूद पर कंपकमी तारी हुई थी। जबकि इसे बेचैन देखते हुए शख्स के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। इसने अपने हाथ बढ़ाते हुए आहिस्ता से इसकी गर्दन पर रखा था। नूरम को खौफ से पसीना आने लगा था। वो अपनी गर्दन पर किसी के साथ हाथों का लम्स महसूस कर रही थी, लेकिन इसकी आँख न खुली। अब वो हाथ इसकी गर्दन से नीचे की तरफ जा रहे थे। इससे पहले कि वो मज़ीद नीचे के लिए देखा जाता, वो चीखकर उठ बैठी थी। नूरम, नूरम, क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह से क्यों चीख रही हो? नूरम, इधर देखो मेरी तरफ। अचानक कमर में चीखों पुकार शुरू हुई तो बज़म ने इसे फ़ौरन थपकर अपने करीब किया दिया। बज़म, वो यहाँ यहाँ था। वो मुझे पैर टच कर रहा था। बज़म, वो यहाँ था। नूरम, कौन है यहाँ पर? यहाँ पर मैं हूँ। मेरा हाथ था तुम्हारे पेट पर। क्या हो गया है तुम्हें? कोई तुम्हें पैर टच नहीं कर रहा। कौन पैर टच कर सकता है तुम्हें? मेरी जान, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। इधर देखो मेरी तरफ। मेरा हाथ था तुम्हारे पेट पर। वो रोज़ रात को अपना हाथ यूं ही इसके गिर्द फैलाकर सोता था। न जाने नींद में कब इसने करवट बदली थी। वो आज काफ़ी देर ज़्यादा थक गया था। नींद इस पर ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो गई थी। शायद शादी के कामों ने इसे चाहा-सा उलझा दिया था, लेकिन वो इससे गालिब होकर तो हरगिज़ नहीं सोया था, बस करवट बदल गया था। शायद आज वो अपनी नींद में इसके बाजू अपने गिर ना फैलाने की वजह से घबरा गई थी। नहीं, वो आप नहीं थे। आपका टच बैड नहीं है। वो पीटी टीचर था। मैंने देखा है इसको। वो वही था। वानिया को भी बैड टच किया था। मुझे भी वो यहाँ टच करता था। बज़म टच करता था। वो अपने सीने पर हाथ रखे अभी बोल ही रही थी, जब एहसास हुआ कि वो बज़म के सामने बहुत कुछ गलत बोल रही है। जबकि बज़म बस हैरत से देख रहा था, जैसे वो अब इसके लफ्ज़ों को मतलब समझने की कोशिश कर रहा। बज़म, वो कौन था? वो कुछ कहने की कोशिश कर ही रही थी, जो बज़म ने अचानक इसकी बाजू से पकड़कर इसे अपने करीब खींचते हुए सवाल किया था। कोई नहीं था। मैं गंदी नहीं हूँ। पापा को मत बताना। शट अप नूरम, बताओ मुझे कौन था? नूरम घबराकर इसे पास्ता बनाने की कोशिश करते हुए कहने लगी थी, जब बज़म ने इसे दोबारा से खींचकर अपने करीब किया था। पीटी टीचर स्कूल में। बज़म, इसने मेरे साथ नहीं, पानिया के साथ रेप किया था। वो आंखों में आंसू लिए इसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। गाड़ियां तेजी से इसके आगे पीछे होते से घेरने लगी थी। इसे जल्दी एहसास हो गया था कि वह जिन्हें 2 गाड़ियां समझ रहा था, वो 2 नहीं बल्कि 5 से 6 गाड़ियां थी, और अब वो उसे हर तरफ से घेर चुकी थी। इसने अपनी सिक्योरिटी का एहसास करते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी तेज कर ली थी। ये ज़रूरी था इसके लिए, क्योंकि इसके पास फिलहाल किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं थी, और अब इसे अपनी इस गलती का शिद्दत से एहसास भी हो रहा था। जिस तरह की फील्ड में वो जा चुका था, वहाँ जान का खतरा आम सी बात थी। इसे इस तरह से नहीं आना चाहिए था। इसे कम से कम अपनी सिक्योरिटी का ख्याल खुद रखना चाहिए था। अब उस दुनिया में तनहा नहीं था। वो सियासत में जा रहा था, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां उठा रहा था, और इनके साथ साथ इसकी कुछ अपनी ज़ाती जिम्मेदारियां भी थी। इसकी मासूम बीवी स्पाइस के इस दुनिया में और किसी पर यकीन नहीं करती थी, और ना ही इसे पसंद था कि वो किसी और पर यकीन करे या किसी और पर डिपेंडेंट हो। वो
वो सेल्फिश था, इसे ये भी पसंद नहीं था कि असीर खुद से कुछ करे। वो चाहता था कि वो हर चीज़ की इसे पुकारे, अपनी ज़िंदगी के हर कदम पर उसे शाबिर की ज़रूरत हो, और इस चीज़ में वो कामयाब भी हो गया था। असीर को ज़िंदगी के हर कदम पर इसकी ज़रूरत थी। वो अपनी जान पर किसी तरह का कोई रिस्क कैसे ले सकता था, ये जानते हुए भी इसकी असीर के बगैर नहीं रह सकती। या अल्लाह सेफ मी प्लीज़। अपनी गाड़ी पर गोली लगते ही इसने आसमान की तरफ देखते हुए गाड़ी की स्पीड तेज़ की थी, लेकिन अगले ही लम्हे गाड़ी के बराबर आती से आगे निकली। यकीनन वो सामने की तरफ से गोलियां चलाने वाले थे। इसने गहरा सांस लेते हुए गाड़ी को खतरनाक हद तक तेज किया था। इसको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। ये इलाका काफी सुनसान था। वो जितना अपनी गाड़ी को स्पीड तेज कर रहा था, बाकी गाड़ियां इतनी ही इसकी गाड़ी पर फायरिंग कर रही थी। कभी इसे झुकना पड़ा तो कभी सीधा होते हुए गाड़ी को और तेज करना पड़ता। जब अचानक इसे महसूस हुआ कि सारी गोलियां इसे मारने के लिए नहीं चल रही, बल्कि कुछ गोलियां इसे महफूज करने के लिए भी चलाई जा रही। मतलब इसका शक दुरुस्त था। पीछे गाड़ियों में शाह हवेली की सिक्योरिटी थी। वो लोग काफी चीज से अपना काम कर रहे थे। काफी तेजी से उन्होंने बाकी गाड़ियां घेरते हुए शाहवीर की गाड़ी को अपने अंडर किया था। वो 4 गाड़ियां थी जो चारों तरफ से शाहवीर की गाड़ी के आगे पीछे हो चुकी थी। बाबा बाबा अरताश थोड़ी देर पहले ही पुलिस स्टेशन से वापस आया था। इस वक्त मूसा सो रहा था, और मूसा के बिल्कुल साथ ही परी इसके गिर्द अपना हिसार बनाए सो रही थी। इसके नन्हे से बाजू पर अब भी पट्टी बंधी हुई थी, और इस पट्टी को देखते हुए अरताज के दिल में तकलीफ सी उठती थी। काश काश वो पहले पहुंच जाता, काश इस बच्चे को तकलीफ से गुजरने से पहले ही वो हासिल कर लेता। वो इतना भरपूर मर्द था, जरा सी तकलीफ पर तरफ उठता था। वो छोटा सा बच्चा तो बाजू थरबाए बैठा था। वो दोनों बाजू खोले नीले रंग की शर्ट और निकर में मस्त मगन सो रहा था। अरताज नरमी से इसके गालों को चूमते हुए इसके सीने पर हाथ रखता इसके साथ ही गहरी नींद में उतर गया था। जब थोड़ी देर के बाद वो इसके ऊपर पूरी तरह से चढ़े से जगाने में मसरूफ था। बाबा की जान, बाबा के गुड्डे को चाहिए, मेरे बेटे को दूध पीना है। वो उससे अगले ही लम्हे अपनी बाहों में उठाता अपने सीने में छुपा गया था। इस बच्चे को अपने सीने से लगाते हुए अजीब सा सुकून इसके रगोजान में उतरता था। चूं चूं, वो इसे देखते हुए मासूमियत से बोला था, बेटा चूचू तो दिन में उड़ गई थी ना, वो अपने घर चली गई। इस वक्त कहाँ से तुम्हें चूचू लाकर दूं। वो इसके गालों को चूमते हुए इसे उठाकर खिड़की के पास आया था। क्या पता कोई चिड़िया या कोई परिंदा नजर आ जाए जिसे दिखाकर वो मूसा को खुश कर सके। दिन में बाहिलान में खेलते हुए छोटी छोटी रंग बिरंगी चिड़ियों को देखकर खुश हो रहा था। छी छी, इसने को लफ्ज बोला था। शुक्र था वो बातें तो करने लगा था। कल इसका सदका उतारने के लिए इसने बकरा मंगवाया था, और शायद इसे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। वो जुम्मे के दिन इस बकरी को सदका करने वाला था, जिसकी वजह से वो इसी के घर के अस्तबल में मौजूद था। चंदू रात के 2 बजे चीशी देखेगा, हम सुबह इससे हेलो हाय करेंगे ना, अभी तो सोने का वक्त है। वो इसे देखते हुए जैसे समझा रहा था, जिस पर मूसा ने जोरों शोर से नफी में गर्दन हिलाई थी। अच्छा तो मतलब चीची मैडम का दीदार भी करना है। वैसे तुझे एक मजे की बात बताऊं, वो चीची नहीं चीचा है। हम अपने घर में फीमेल को नहीं लाते, यहाँ इस घर में मम्मा की हुकूमत चलती है। इस घर में किसी भी दूसरी तीसरी औरत का आना ममनू है, बेशक वो औरत कोई इंसान हो या बकरी। आई मेरी बात समझ में। जब तू बड़ा हो जाएगा तब याद रखना, इस घर की क्वीन तुम्हारी सिर्फ मामा है। जब तू बड़ा हो जाएगा हम तेरी शादी करेंगे, तेरी दुल्हन भी इसी घर में आएगी, तो वो भी मेरी बीवी के अंडर रहेगी। खबरदार जोरू का गुलाम ना बनना। मेरी बीवी की किसी बात के खिलाफ जाएगा ना तो बहुत पिटाई होगी, बल्कि आने वाले 20 साल तक तो किसी लड़की के तरफ देखेगा भी नहीं। तेरा बाप भी नहीं देखता किसी लड़की को। तेरी माँ आंखें निकाल कर गोटियां खेलेगी। वैसे बहुत मुश्किल सब्जेक्ट समझा रहा, जबकि वो हैरत से देख रहा था। वो बच्चा तो ये समझने से कासिर था कि सिर्फ इसका ध्यान चिड़ियों और बकरियों से हटाने के लिए कुछ भी बोल रहा था, लेकिन इसका अंदाज बता रहा था कि उसकी सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। देख भाई, तेरी माँ बहुत बड़ी हिटलर है, मुझे तो इधर उधर देखने भी नहीं देती। वो मजीद बोला था जब इसे बेड की तरफ से आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जाग रही हूँ अरताश। आवाज़ की आई। अरताश झटका खाकर सीधा हुआ था, जबकि इसके झटका खाने पर न जाने मूसा को क्या हुआ था, जो अचानक ही खिलखिलाकर हंसा था। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काना बंद करें। मैं इतनी भी बड़ी कोई हिटलर नहीं हूँ जितनी आपने मुझे बनाया हुआ है। ये आधी रात को आप इसे उठाकर वहाँ खिड़की पर क्यों खड़े हैं? खिड़की पर क्यों खड़े हैं? आसिफ होते हैं, मेरे बच्चे को नजर लग जाएगी, इधर लाकर दे मुझे। वो उठकर बैठते हुए कहने लगी थी, मूसा को अपना बकरा देखने जाना है। वो बेड की तरफ आते हुए कहने लगा, कोई जरूरत नहीं है, रात के वक्त मूसा कमरे से क्या बेड से भी नहीं उतरेगा। इधर लाइए दीजिए मुझे। अगर बच्चा जाग जाए तो इसे वापस सुलाने की कोशिश की जाती है, मीटिंग नहीं की जाती इसके साथ फ्यूचर की। अभी वो आपकी बातें समझता कहाँ है जो आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। वो इसे उठाकर अपने सीने से लगाती नरमी से इसका माथा चूमते हुए ताज को इसका दूध बनाने का इशारा कर चुकी थी। मामा, मूसा की मामा, अपने प्यारे से बच्चे की मामा, मेरा बच्चा आप मुझे माँ बुलाएगा। और नरमी से इसके माथे को चूमते हुए इसे प्यार कर रही थी, जबकि मूसा भी इसके प्यार को खूब जवाब दे रहा था। इसने ताज को बाबा कहना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तक परिविश को मामा नहीं बुला सका था। बुलाएगा बुलाएगा, थोड़ा सब्र करो, फिलहाल वो अपने पापा की टीम में है। वो फीडर्स के इसके लबू से लगाते हुए बोला तो परिविश ने इसे घूरा था। अरे वो किसी की भी टीम में हो डार्लिंग, इसका बाप तुम्हारी टीम में ही है। मेरी मजाल जो मैं अपनी बीवी की टीम से इधर उधर हो जाऊं। वो डरने की भरपूर एक्टिंग करते हुए बोला तो परिविश नरमी से मुस्कुराती मोहब्बत पाश नजरों से मूसा की तरफ देखने लगी, जो दूध पीते पीते नींद में उतरता जा रहा था। अरताश आपने वो सब कुछ कैसे किया? वो लग अब मूसा को हमसे छीन नहीं पाएंगे। मुझे ना बहुत डर लग रहा है, ये लोग कितने बुरे हैं, छोटे से बच्चे का एहसास तक नहीं है इन्हें। हम अपने मूसा को किसी भी कीमत पर इनके हवाले नहीं करेंगे। मूसा की इस दिन वाली हालत याद करके परिविश आज भी तड़प रही थी। हाँ मेरी जान, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम अपने मूसा को अब इन लोगों के हवाले नहीं करेंगे। वो जाहिल लोग इस बच्चे के काबिल हरगिज़ नहीं है। ये हमारा बच्चा है जो हमारे पास रहेगा। काश इस वक्त मैं तुम्हारी बात मानकर मूसा को इसी वक्त अपने पास रखने का कोई तरीका निकाल लेता, तो मूसा पर वो दिन नहीं ना आता। न जाने ये 2 महीने इस मासूम ने किस तरह से वहाँ पर गुजारे होंगे। लेकिन अब हम अपने बच्चे की ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आने देंगे। तुम फिक्र मत करो, वही चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, वो मूसा को हमसे छीनने में कामयाब नहीं हो पाएगा।
इसने मूसा को अपने अरताश के सेंटर में रखा था, तो वह बेड पर दूसरी तरफ आकर लेट गया था, जबकि अपनी मोबाइल पर आने वाले चाचा के मैसेजेस को वह मसलसल नजरअंदाज कर रहा था। वो इंसान अब इसके भरोसे के लायक नहीं था। वो जानता था अब इसके पास कुछ भी नहीं है। इसके साथ फ्रॉड करके इसने जितना थोड़ा बहुत पैसा कमाया था सब उड़ा चुका था, और फिर से लाले पड़ रहे हैं तो इसे अरताश की याद आ गई थी। वह बहुत इस्तेमाल हो चुका था इस शख्स के हाथों। वो उनका रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश कर चुका था, लेकिन अब वो नहीं। मूसा वहीद का सका भतीजा था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो अपने चाचा का भतीजा था। अगर वही जैसा इंसान एक छोटे से मासूम बच्चे के साथ इतना बुरा सलूक कर सकता है, तो वो अपने चाचा पर इतबार कैसे करता। पहले फिर वो खून के रिश्तों की खातिर अपने दिल में नरमी ले आता था, लेकिन मूसा की कंडीशन देखने के बाद अब ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि इसका दिल कभी भी शख्स की तरफ से साफ हो। वह अब किसी कीमत पर इस शख्स को अपनी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होने दे सकता था। मूसा के ऊपर कमल उड़ाते हुए इसने परिवेश के गिर्द भी कमल उड़ाया था। इन दोनों का हाथ मूसा के इर्द गिर्द किसी मजबूत पनाहगाह की तरह बंधा हुआ था, जबकि इन दोनों के बीच वो मासूम सा बच्चा अपनी मीठी प्यारी नींद में मगन था। हर तरफ से गोलियां चल रही थी, हर तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थी। शाविर अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ रखी थी, क्योंकि सामने गाड़ी में मौजूद गार्ड इसे ऐसा करने के लिए कह रहा था, जबकि गाड़ी के पीछे दोनों दरवाजों की खिड़कियों से बाहर लटके गार्ड पीछे की तरफ फायरिंग भी कर रहे थे। वह सब लोग बहुत प्रोफेशनली अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस तरह की सिचुएशन को वो पहले भी फेस कर चुके थे। इसने अंदाजा लगाया था कि इसके आगे चलने वाली गाड़ी में बारिशा भी मौजूद है, तो क्या बारिशा इसे बचाने की खातिर यहाँ तक आया था? वो तो हमेशा इसकी जान का दुश्मन बना रहता था, तो फिर इसे बचाने क्यों आया था? भला इसके दिमाग में एक लम्हे के लिए ख्याल आया था जब इसके गार्ड पीछे की तरफ मौजूद लोगों पर हमला करने में कामयाब होते ही चारों खाने चिट कर चुके थे। शवि को अंदाजा हो गया था कि पीछे मौजूद लोग अब अपनी असलियत खो चुके हैं। अब अस, पीछे मौजूद लोग अब अपनी असली पीछे मौजूद लोग अब अपनी असल हालत खो चुके हैं। इसने सुकून सांस लेते हुए आगे जाकर गाड़ी रोकी थी, क्योंकि भारत भी आगे जाकर रुक गया था। तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें गोली वगैरह तो नहीं लगी? कौन थे ये लोग और तुम पर हमला क्यों कर रहे थे? तुम बिना सिक्योरिटी के घर से निकले ही क्यों? छोटे बच्चे तो नहीं हो तुम जो समझ न सको कि तुम्हें इस वक्त सिक्योरिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। वो गाड़ी से निकलते ही शुरू हो गया था। नहीं, मुझे नहीं लगा था कि इस तरह का मुझ पर कोई हमला करवाएगा। ये मुखालिफ पार्टी के लोग हैं, और कौन करवा सकते हैं ऐसा जो मुकाबले से जीत नहीं सके। तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है इन लोगों ने। है शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तुम तो हमेशा मेरी जान के दुश्मन बने रहते हो, अब जान बचाने मेरे पीछे आ गए हो। शावीर पूछे बगैर नहीं रह सका था। वो सब कुछ गलतफहमी की बिना पर हो रहा था शावीर। मुझे ये पता चला था कि मेरी बीवी को मौत के मुंह में पहुंचाने वाले इंसान तुम हो, इसलिए मैंने तुम पर जानलेवा हमला करते हुए तुम्हें मारने की कोशिश की थी, जिसके लिए मैं कहीं न कहीं गिल्टी भी हूँ। सच जानने के बाद मैं इस औरत को जान से खत्म करने इस कोटे पर गया, तो पता चला कि वो पहले ही अपने अबरतनाक अंजाम तक पहुंच चुकी है। सब औरत को कब्र तक नसीब नहीं हुई, लेकिन यकीन करो अगर वो इस दुनिया में दफनाई जाती तो मैं इसे कब्र से निकाल कर भी अपनी बीवी की तकलीफ का इंतकाम लेता। है तुम आज के बाद बगैर सिक्योरिटी के घर से नहीं निकलोगे। ये सिक्योरिटी अब तुम्हें वहाँ छोड़कर आएगी जहाँ तुम जाना चाहते हो। और खबरदार जो तुमने अपनी मनमानी की, बहुत हाथ से तुम हमारे लिए। हम में से कोई भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझ गए होगे। तुम जाओ, मेरे सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम इतनी रात को निकले हो तो यकीन कोई जरूरी काम ही होगा। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अपना ख्याल रखना। वह नरमी से इसके कंधे थपथपाते हुए हल्का सा मुस्कुराया, तो शावीर भी मुस्कुरा दिया था। सिक्योरिटी अपने साथ ना ले जाने की गलती वो दोबारा नहीं कर सकता था। नादर भारत के साथ ही वापस जाते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा, जब अचानक ही कहीं से गोली आती भारत के कंधे को चीर चुकी थी, जबकि नादर अगले ही लम्हे से अपने पीछे करता जिस सबसे गोली आई थी इस तरफ फायरिंग करने लगा। शावीर जो गार्ड के साथ वहां से निकलने लगा था, अचानक होने वाली हलचल पर तेजी से गाड़ी से निकलने लगा, लेकिन गार्ड ने इसे आगे नहीं जाने दिया था। वो इससे पहले ही आगे बढ़ते हुए फायरिंग करते इन लोगों को दोबारा दर्दनाक अंजाम तक पहुंचाने लगे थे, जबकि शावीर भारत का सोचते हुए गार्ड्स की परवाह किए बगैर तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा था। वो नूरम को नरमी से खुद से अलग करते हुए दरवाजे तक आया था। जब दरवाजे पे यरमान को परेशानी से खड़े देखा, क्या बात है यरमान, तो कितने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? हैरियत तो है ना? कोई मसला हुआ है क्या? यरमान के चेहरे से साफ लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। वो आकाश शाबीर खबर किसी ने जानलेवा हमला किया है। भारत का इनकी सिक्योरिटी के लिए इनके पीछे गए थे। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ है, लेकिन एक गार्ड का फोन आया था। वह कह रहा था कि वह अस्पताल जा रहा है। अल्लाह ना करे इन्हें कुछ हुआ हो, बल्कि अल्लाह पाक शावीर का को भी महफूज रखे। मुझे लगता है कोई मसला बन गया, हमें अभी अस्पताल के लिए निकलना होगा। मैं पहले बड़े अब्बा को इन्फॉर्म करने जा रहा था, लेकिन फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा। मुझे खुद कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं इन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए सीधा आपके पास आ गया हूँ। वो उसे देखते हुए पूरी बात बताने लगा था, जबकि परेशान तो वो भी हो गया था। वालिद इसका अजीज और जान भाई था, तो शाबिर के साथ भी इसका खून का तल्लक था, जिसे वह नजरअंदाज हरगिज नहीं कर सकता था। तुम परेशान मत हो यरमान, तुम्हें किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, और बहुत अच्छा किया तुमने बड़े अब्बा को कुछ भी नहीं बताया। तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं अभी आता हूँ। काका सो रही है या जाग रही है? वो जाने लगा तो इसने अचानक ही सवाल किया था। सो रही है। वो पलट कर से जवाब देने लगा था, इसे जगाओ, कहो कि नूरम के पास आकर रुके। नूरम की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। नूरम की जो हालत थी वैसे अकेले छोड़ने की कंडीशन में हरगिज नहीं थी। अगर बात वारिस या शाविशा की जान की ना होती तो वो हर किसी से छोड़ करना चाहता, लेकिन वो जानता था इसका घर भी महफूज है। यहाँ अंदर कोई नहीं आ सकता। नूरम की कंडीशन को समझने के लिए इसे नूरम से खुलकर इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, लेकिन इस वक्त इसे अकेले छोड़कर जाना भी इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। यरमान ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था, जबकि बज़म वापस कमरे में आते हुए जूते पहनने लगा। इस दौरान नूरम बिस्तर में घुसी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन इसका काम था वो झूठ बता रहा था कि वह जाग रही है। अपने शूज़ पहनते हुए इसने अपनी ज़रूरी चीज़ें जेब में डाली थी। अपना बहुत ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। और एक और बात, मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता।
और इस पैटर्न के बारे में तुम मुझे बहुत सब कुछ बताओगी, सब कुछ, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो बेहद नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोल रहा था। जब काका सोई जागी कैफियत में कमरे में दाखिल हुई। आ जाओ काका, मेरा बच्चा यहाँ पर सो जाओ, नूरम की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे अकेला छोड़ना बिल्कुल भी नहीं ठीक नहीं रहेगा। लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है जिसकी वजह से मुझे अभी शहर जाना पड़ रहा है। इसने काका को नहीं बताया था कि कुछ बुरा हुआ है। आप फिक्र न करो, मैं ख्याल रखूंगी नूरम का। वो बेड पर आती नूरम के ऊपर अपना बाजू फैलाते हुए इसे अपने करीब कर चुकी थी, जबकि इसकी इतनी फ्रेंकनेस पर नूरम आहिस्ता से मुस्कुराई थी। कुछ मेरा बच्चा, एक दूसरे का ख्याल रखना, वो कहते हुए कमरे से निकल गया था, जबकि जाते जाते दरवाजा बंद करना हरगिज़ नहीं भूला था। तुम मुझे हक करके सो सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। नूरम को इसी तरह से खुद में सिमटे देकर वो बोली तो नूरम ने आहिस्ता से अपने बाजू फैलाए थे, जबकि काका तो तुम मुझे हक करके सो सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। नूरम को इसी तरह खुद में सिमटे देकर वो बोलते नूरम ने आहिस्ता से उसकी गिद्ध अपने बाजू फैलाए थे, जबकि काका तो मजीद फ्री होते हुए इसे अपने और भी करीब कर गई थी। अगर रात को मेरी टांग गलती से तुम्हारे ऊपर आ जाए ना, तो आहिस्ता से मेरी टांग को नीचे कर देना। वो क्या है ना, सोते हुए मुझे पता नहीं चलता कि ये टांग कहाँ कहाँ चली जाती है। मेरे मान को तो आदत हो गई है। वो आंखें बंद किए बोली तो फिर कुछ भी ज्यादा बोलने के एहसास पर इसे आहिस्ता से आंखें खोलकर नूरम को देखा, जो मुस्कुराती निगाहों से देख रही थी। मेरा मतलब है टांग का कोई भरोसा नहीं होता ना, कभी भी कहीं भी चली जाती है, तो माइंड मत करना। बाकी मान वाली बात भूल जाओ, मैं इन पर टांग रखकर नहीं सोती और ना ही मैंने तुम्हें कुछ बताया है। मान कहते हैं पर्सनल बातें कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। टांग भी मेरे कंट्रोल में रहती है। इनके साथ वो जल्दबाजी में क्या क्या बोल रही थी, अपनी बात को कवर करने के लिए इसे खुद भी एहसास नहीं था, जबकि नूरम जिसकी बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, इसकी खुद ही बात खींचने में अपनी खिलखिलाहट रोक नहीं पाई थी। अच्छा अच्छा पापा, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर तुम गलती से मुझ पर टांग रखोगी तो मैं आहिस्ता से उठाकर नीचे कर दूंगी। इसकी नर्वसनेस को मद्देनजर रखते हुए नूरम ने आहिस्ता से इसकी बात को कवर किया था। उफ, तुम बहुत अच्छी हो नूरम, अगर तुम्हारी जगह वो नायरा होती तो बाल की खाल उतार देती। वो इसके मजीद करीब होते हुए परसुकून होकर अपनी आंखें बंद कर गई थी, जबकि नूरम भी दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। गोली काफी अंदर तक जा चुकी थी। इसके सीने की दाएं साइड से खून मुसलसल बह रहा था। एक लम्हे के लिए भी खून बंद ना हो रहा था, जबकि ज्यादा खून बहने और गोली का जहर जिसमें फैलने की वजह से वारद अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही बेहोश हो चुका था। इसे लगा था कि वारद को गोली कंधे पर लगी है, लेकिन ये इसकी गलतफहमी साबित हुई थी। गोली लेफ्ट अंडर आर्म के करीब लगी थी, जिसकी वजह से खून मुसलसल बह रहा था। वो खून को रोकने में कामयाब ना हो सके। अस्पताल पहुंचते पहुंचते शाबिर के सफेद कपड़े सुर्ख हो चुके थे। अस्पताल पहुंचते डॉक्टर अलर्ट होते हुए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए थे। ज्यादा पूछताछ नहीं की गई थी, क्योंकि शाबिर एक जाना माना नाम था। फौरन ही ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि खून बहुत ज्यादा सया हो जाने की वजह से वाल की जान का खतरे आज ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि वाद को खून की ज़रूरत थी और वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप रखता था, जिसका अस्पताल में मिलना इंतहाई मुश्किल था। हमें जल्द से जल्द खून का इंतजाम करना होगा। पेशेंट का बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो चुका है और इस वक्त अस्पताल में और नेगेटिव ब्लड कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये खून काफ़ी ज़्यादा रेयर है। बहुत कम लोगों में ये खून पाया जाता है, जिसकी वजह से इस खून का जल्दी मिलना मुमकिन नहीं है और ऐसे रेड ब्लड को स्टोर भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड यहाँ क्योंकि ये ब्लड सिर्फ इन्हीं लोगों को लगता है जिसे मैच करता है। बहुत कम लोग इस अस्पताल में इसके ब्लड के लिए आते हैं, जिसकी वजह से ब्लड बैंक पे प्योर नेगेटिव बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। लगता है हमें शहर के किसी बड़े अस्पताल से खून का इंतजाम करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए, हमें जल्दी करना होगा। ऑपरेशन ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन सिर्फ खून चाहिए। डॉक्टर बाहर निकलते हुए दूसरे डॉक्टर से बात कर रहा था, जबकि शाबिर इनके साथ साथ चलने लगा। डॉक्टर शाबिर को वारद की कंडीशन खुलकर बता रहे थे। डॉक्टर, मेरा ब्लड और नेगेटिव, आप मेरे ब्लड के साथ टेस्ट कीजिए। मुझे यकीन है वारद के साथ मेरा ब्लड ग्रुप मैच कर जाएगा। शाबिर ने देखते हुए कहा था। हाँ, वो इसका दोस्त नहीं था, इन दोनों में कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन वो इसकी जान बचाने के लिए इतने दूर तक आ सकता है, तो क्या वो भारत को इस खतरनाक कंडीशन से निकलने के लिए अपना ब्लड ना देता। इसने अल्लाह से दुआ की थी कि वसिंदा सलामत बच जाए। ऐसा कुछ ना हो। अल्लाह ने बेशक भारत को इसके लिए फरिश्ता बनाकर भेजा था। वो इसका मसीहा था। शाबिर इसकी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। क्या सच में अगर आपका ब्लड और नेगेटिव है, तो ये तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आप प्लीज अंदर आए हमारे साथ, हमें अभी आपका ब्लड चेक करना होगा। अगर आपके साथ ब्लड मैच हो जाएगा तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, वरना फिर हमें कहीं और से खून का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर ने इसे साथ वाले कमरे में चलने के लिए कहा, तो शाबिर फौरन ही इधर चला गया था। भारत की कंडीशन ज़्यादा खतरनाक नहीं थी, ये जानकर इसे कुछ हद तक सुकून मिला था। कहाँ है भारत और शाबिर, वो ठीक है ना, क्या हुआ है? वो दोनों अस्पताल पहुंचे थे। नादर को वहां परेशान खड़े देखकर वो तेजी से नादर के पास आया था। वहाँ सबको गोली लगी है, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, खून बहुत ज़्यादा सया हो गया था, किसी का खून मिल ही नहीं रहा था। वो तो शुक्र है कि डॉक्टर ने आकर बताया कि इन्हें और नेगेटिव ब्लड लगता है। अभी शाबिर साहब का खून इसके साथ मैच कर गया। डॉक्टर कह रहे हैं ये खून बहुत कम लोगों में होता है और बहुत कम लोगों के साथ ये खून मिलता है। लगा शुक्र है शाबिर साहब के साथ इनका खून मैच कर गया। नादिर सच में बहुत ज़्यादा परेशान था। वालिद इसके लिए बेहद खास था। वो एक लंबे अरसे से इसके साथ था। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ, वालिद के साथ हम में से किसी का भी खून मैच नहीं करता। शुक्र है शाबिर का खून इसके साथ मैच करके आया। इसे हुआ क्या है, मतलब ये सब कुछ कैसे हुआ? बशम ने मजीद पूछा था। शाबिर साहब को किसी ने जानलेवा हमला कर दिया था। इनकी जान बचाते हुए हमने इनकी सिक्योरिटी का इंतजाम करवाया था। हमला काफी खतरनाक हुआ था, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वालिद साहब को कंधे के नीचे गोली लगी है, अभी अंदर डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। खून मिल जाने की वजह से डॉक्टर ने अच्छी उम्मीद दिलवाई है, वरना पहले तो डॉक्टर भी परेशान हो गए थे कि इतनी जल्दी खून का इंतजाम कैसे होगा। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का जिसने वसीला बना दिया। नादर ने इसे पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, जो कि थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए बजम ने गहरी सांस लेते अंदर से निकलते डॉक्टर की तरफ कदम बढ़ाए थे। सीनत को बेचैनी हो रही थी, ना जाने क्या वजह थी कि इसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार नींद से जाग जाती थी। आज आदिया इसके साथ नहीं थी। वैसे तो
दीदा रोज़ी से यहाँ इसके पास हो जाती थी, लेकिन आज ना जाने इसके दिल में क्या समाया था कि वो शाम को ही इसे उठाकर अपने कमरे में ले गई थी। आदिया के मामले में वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती थी। हाँ, लेकिन जब वो यहाँ कमरे में होती, वो इसका बहुत ख्याल रखती थी, इसके साथ बातें करती, इसके कपड़े बदलना, इसका दूध बनाना, हर चीज़ इसे अच्छा लगता था। आदिया के छोटे-छोटे कई काम वो दिन में अपने हाथों से खुशी-खुशी कर देती थी। वारिद जो कहता था वो आदिया की माँ है, तो वो हर मुमकिन कोशिश करती थी इसकी माँ बनने की। क्या अलग बात है कि रिदा इसे इस बात का एहसास दिलाती रहती थी कि ज़ीनत इसकी माँ नहीं, बल्कि रिदा आदिया की माँ है। बेशक आदिया इसके साथ भी बहुत खुश रहती थी, और पता नहीं आदिया को इसके साथ क्या अटैचमेंट हो गई थी। वो जब इसके चेहरे को छूती, वो खिलखिलाकर हंसती थी। वो बेड पर बैठी आदिया की छोटी-छोटी चीज़ों पर खुश हो रही थी, लेकिन दिल में कहीं एक अजीब-सी बेचैनी थी। वारिद अचानक से कहती कि फ़ोन आने पर घर से निकल गया था। अब वो कहाँ गया था ये पूछने का वक़्त इसे नहीं मिला था। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, वो निकल गया था। बस इसका कंधा हल्का-सा हिलाया था कि वो दरवाज़ा बंद कर ले। आजकल रिदा कभी भी इनके कमरे में आ जाती थी, और रिदा की ये हरकत वारिद पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से वो अक्सर कमरा लॉक ही रखता था। इसने उठकर दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर सोने की कोशिश करने लगी। नींद तो आँखों से बहुत दूर थी, लेकिन एक अजीब-सी बेकरारी ने इसे आन घेरा था। इसका दिल अजीब तरह की कैफियत का शिकार हो रहा था। वो वारिद के मोबाइल पर फ़ोन करने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन इसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। पता नहीं क्या वजह थी, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन अब वारिद का फ़ोन ना लगना इसे परेशान कर रहा था। वो कभी उठकर कमरे में टहलने लगती, तो कभी वारिद के मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश करने लगती। वो अपनी बेचैनियों को लेकर खिड़की पर आकर रुकी, तो इससे अरमान और बसंत तेजी से कहीं जाते नजर आए थे। इनके पीछे ही इनकी कार्स की गाड़ियां भी निकली थी। आधी रात को वो दोनों कहाँ गए थे, इसके दिल में सवाल जरूर आया था, लेकिन फिर बसंत के गाँव में चलने वाले मसले कभी भी हो सकते थे। इसके आने जाने का कोई वक्त नहीं था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों का जाना इसने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इसकी बेचैनी अब भी वहीं की वहीं थी। अगर वारिद एक दफा फोन उठाकर से मैसेज करके बता देता कि वो कहाँ है, या ऐसे सिर्फ अपनी हैरियत का ही बता देता, तो वो पुरसकून होकर सो जाती। एक तो ये वक्त था जो गुजरने का नाम नहीं ले रहा था, ऊपर से वारिद का फोन भी नहीं लग रहा था। अपनी हालत से परेशान होते हुए बाहर आकर बैठ गई थी। अंदर कमरे में तो उसे घुटन सी होने लगी थी, लेकिन बाहर आकर भी इसकी तबीयत पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ा था। अब वापस कमरे में जाने का दिल भी इसका बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वहीं बाहर सोफे पर बैठे इसने पीछे सोफे से टेक लगाते हुए अपनी आंखें मूंद ली थी। वो बुलेट देखकर बाहर निकला तो बसमा अरमान परेशान से खड़े थे। आई एम रेडी वेरी सॉरी, मेरी वजह से गोली लग गई, मैंने बेहतियाती की थी, मुझे इस तरह से बिना सिक्योरिटी के घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। मैं अपनी गलती की वजह से मुसीबत में फंसा और फिर वाद को भी फंसा दिया। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने सच में नहीं सोचा था कि वाद को गोली लग जाएगी, बल्कि मुझे लगा ही नहीं था कि इस तरह से मेरा कोई बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होगा। ये मेरी महाल पार्टी के लोग थे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी है, सुबह तक सब कुछ पता चल जाएगा कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। बाकी मेरी वजह से तुम लोगों का भाई इस मुसीबत में फंसा, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। शाबिन के पास खड़े बोल रहा था, इसे अपनी गलती का एहसास था। वो कोई आम इंसान नहीं था जो बिना किसी तरह की सिक्योरिटी के घर से निकलता और इसे कुछ ना होता। दुश्मन बनाते हुए तो इसे एक अरसा हो गया था, और वो जानता था कि ये दुश्मन जल्द इससे किसी भी शिकस्त से दो चार करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इसकी वजह से कोई और इस तरह से मुसीबत में फंस जाएगा, ये इसने कभी नहीं सोचा था। शाबिर ऐसा मत कहो, तुम भी हमारे लिए इतने ही खास हो। वारिद ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने इसकी तरफ से हमें उम्मीद दिलवाई है, बाकी अल्लाह जो चाहे वही होगा। तुम भी आइंदा कभी बेहतियाती मत करना, हम तुम पर भी किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। तुम भी हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट हो जितना कि वारिद। बसम काफी परेशान लग रहा था। वारिद की हालत का सोचकर इसकी हालत भी खराब हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शाबिर को ठीक देकर इसे सुकून भी मिला था। अंदर ऑपरेशन स्टार्ट था। इनका इरादा ऑपरेशन खत्म होने के बाद घर में बताने का था। अब इतनी बड़ी बात से वो घर वालों को बेखबर नहीं रख सकते थे। वो जानता था कि अब सबके लिए ही अफसोसनाक होगी, लेकिन वो फिलहाल किसी भी बारे में नहीं बताना चाहता था। फिलहाल ये वक्त सही नहीं था, जब तक फारिद खतरे से पूरी तरह से बाहर ना हो जाए। इसने ये बात खुद तक महदूद कर ली थी, और यरमान शाबिर ने भी इसकी बात पर हामी भर ली थी। आशाएं, वजह तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? इस तरह यहाँ बाहर क्यों बैठी हो मेरी बच्ची? बड़े बाप फजर की नमाज अदा करके बाहर निकले तो सीरत को बाहर सोफे पर बैठे हुए देखा। वो आंखें मूंदे सोफे से टेक लगाई बाहर बैठी हुई थी। जी नहीं, कुछ नहीं हुआ, वाल कहीं बाहर गए हैं, मैं इनके आने का इंतजार कर रही थी, बस अंदर जा रही हूँ। वो फौरन ही उठकर अंदर की तरफ जाने लगी थी। बड़े बा इसका रिश्ता अजीब तरह की दोराहे पर खड़ा था। वो इससे बातें करना चाहती थी, इसके साथ वक्त गुजारना चाहती थी, जबकि दूसरी तरफ से आशाएं जबकि दूसरी तरफ आशा इस बात को कोई अहमियत ही नहीं देती थी। वो जब भी इसके पास आने की कोशिश करती या इससे बात करने की कोशिश करते, वो फौरन ही वो जगह छोड़ देती थी। वो कहाँ चला गया? सुबह सुबह हैरियत तो है ना? इसके चेहरे की परेशानी देखते हुए बड़े ने इसे रोक लिया था। सुबह नहीं, रात को गए थे, 1 डेढ़ के बजे का वक्त था। इन्हें किसी का फोन आया तो वो कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ गए हैं। वो फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। पहले फोन रख रहा था, लेकिन अब मसलसल फोन ऑफ आ रहा है। वो इनसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी परेशानी खुद तक महदूद भी नहीं रख पाई थी। इसका दिल घबरा रहा था, कुछ गलत होने का एहसास इसे बुरी तरह से झंझोड़ रहा था। क्या मतलब? इस तरह से वो कैसे चला गया? वो तो यूं कभी भी कहीं भी नहीं जाता। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं अभी बज़म को कहता हूँ, वो पता कर देगा कि वारिद कहाँ है। उन्होंने इसे देखते हुए कहा तो इस नफे में से गर्दन हिलाई थी। बज़मा का और यरमाना का दोनों घर पर नहीं है। वो भी रात को 2 बजे के आसपास कहीं जाने के लिए बाहर निकल गए थे। यहाँ तक कि हवेली में कोई गार्ड वगैरह भी मौजूद नहीं है।
शायद कुछ हुआ है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज़ आप इनके बारे में पता करें कि वो कहाँ है। इस वक्त इसे बड़े बाप ने मसले का हल ही महसूस हुए थे, इसलिए वो परेशानी से कहने लगी थी, हाँ हाँ मेरी बच्ची, मैं पता करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, अभी पता करवाता हूँ मैं इसके बारे में। तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, फजर की नमाज का वक्त है, तुम नमाज अदा करो, अल्लाह पाक तो सुनता है, इसकी हैरत की दुआ करो, थोड़ी ही देर में कराता ही होगा, ये परेशान नहीं होते मेरे बच्चे। शाबाश, जाओ जाकर नमाज अदा करो, थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं पता लगवाता हूँ इस नालायक का। जैसे ही पता चलता है तो मैं बताता हूँ। बाहर काफ़ी सर्दी है, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो नरमी से इसका गाल थपथपाते हुए वापस अंदर कमरे की तरफ चले गए थे, जबकि जीनत गहरी सांस लेते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। इसे यकीन था वो थोड़ी ही देर में वाद के बारे में पता करने में कामयाब हो जाएंगे। आप लोग यहीं पर रुके, मैं सर को आपके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। उन्होंने डिस्टर्ब करने से मना किया है। इसका खास मुलाजिम पुलिस के तीनों नुमाइंदों को वहीं बाहर लाइन में लगे सोफे पर बैठने का इशारा करता खुद अस्तबल की तरफ जाने लगा था। जी प्लीज़, आप इन्हें इन्फॉर्म कीजिए और जल्दी से आने के लिए कहें। वो वहीं सोफे पर बैठते हुए मुलाजिम के वापस आने का इंतजार करने लगे थे। जब थोड़ी ही देर में अताश इन लोगों को मूसा को अपने साथ लगाए आता नजर आया था। चू चू, वो मूसा को उठाए बुला रहा था जब मूसा ने अचानक ही शोर मचा दिया। न जाने क्या वजह थी कि मूसा को रंग बिरंगी चिड़ियों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। इन्हें देखते ही वो चिल्लाने लगा था, ये इत्तेफाक था या कुछ और। इनकी लाइन में लगे फुवारे के आसपास काफी सारी रंग बिरंगी चिड़ियां चहचहाती रहती थी, जिन्हें देख देख कर मूसा खुश होता रहता था। मूसा भी चलता नहीं था, लेकिन अगर इसे जमीन पर छोड़ दिया जाए तो वो कहाँ से कहाँ निकल जाता था, ये पता भी नहीं चलता था। परी तो पूरा दिन इसके पीछे पीछे लगी रहती थी। हालांकि एक हाथ से इसके लिए जमीन पर आगे बढ़ना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो काफी एक्टिव बच्चा था। अंदर कालीन पर तो इसे जमीन पर उतार देते थे, लेकिन बाहर हरगिज नहीं। इस वक्त भी वो उसके बाजू में खूब मस्तियां कर रहा था। कल इसकी चीची ने चले जाना था, इसलिए इस वक्त भी उसके साथ अस्तबल में इसके बकरे के साथ इसकी मीटिंग करवा रहा था जब इसे पुलिस के आने की खबर मिली थी। वैसे तो इसे किसी चीज का कोई डर खौफ नहीं था, लेकिन जब भी पुलिस आती थी दिन में एक अजीब सी कैफियत जरूर पैदा होती थी। कहीं वहीद को कोई सबूत ही ना लेकर आ गया हो, कहीं इसके सबूत झूठे ना साबित हो गए हों। वैसे तो शावी ने काफी पक्का काम करवाया था, इसे पूरा यकीन था ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मूसा को खोने के डर से वो काफी परेशान रहता था। वो मूसा को उठाए अपने साथ लाता, वहीं सोफे पर पुलिस वालों के सामने बैठा था। मूसा इसकी गोद में आराम से बैठने के बजाय खड़ा इसके कंधे से पीछे की तरफ चिड़ियों को देखते हुए खूब खिलखिला रहा था। जी इंस्पेक्टर बोले, अब क्या मसला हो, क्या है आपको दोबारा यहाँ आने की जहमत करनी पड़ी। देखिए, मैं इस केस में आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना चाहता हूँ, लेकिन वो पागल आदमी मुझे जरूरत से ज्यादा ही पागल महसूस होता है। बताइए, आप अपने बेटे को अपना बच्चा साबित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बाबा चूचू, वो भी बोल ही रहा था जब मूसा ने अचानक इसके चेहरे पर झुकते हुए इसका ध्यान चिड़ियों की तरफ दिलाने की कोशिश की थी। हाँ चूचू, वो मूसा का चूचू और ये छोटा सा मेरा चूचू। वो इसके दोनों गालों को मोहब्बत से चूमते हुए बोला तो मूसा ने खिलखिलाते हुए इसके दोनों गालों को चूमा था। पापा चूचू, वो अपने नन्हे लब्बू से इसके गालों को गीला कर गया था, जबकि इसकी बात का मतलब समझकर ताश ने कहकर लगाते हुए इसे अपने सीने में छुपाया था। सर, वहीद ने हमें कुछ तस्वीरें लाकर दी हैं अपने भाई सदाम और उसकी वाइफ के साथ। इस बच्चे की और बच्चे की शक्ल काफी हद तक मिलती है। इत्तेफाक देखें, इस बच्चे का नाम भी मूसा था। हमें कोई डाउट नहीं ये बच्चा आपका ही है, लेकिन ये वाहिद पता नहीं क्यों जबरदस्ती आपके बच्चे को अपना बच्चा साबित कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए। आप वो कुछ तस्वीरें निकाल कर सामने रखते हुए बोला तो उसके सामने खड़े दोनों कांस्टेबल ने हैरानगी से इसे देखा था। अभी थोड़ी देर पहले तो वो कह रहा था कि अरताशा के खिलाफ सबूत मिल गया है कि ये बच्चा इसका नहीं बल्कि सदाम नामी अफसर का है, और आप कैसे अरताश को ही इस बच्चे का बाप कह रहा था। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। ऐसी तो कोई सही तस्वीरें मेरे पास भी है अपने बच्चे की। आजकल के ज़माने में किसी भी चीज़ को एडिट करना कहाँ कोई मुश्किल काम रह गया है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरों में मैं भी आपको दिखा सकता हूँ, बल्कि मेरे पास तो अपने बच्चे की पैदाइश वाली तस्वीर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर भी लगी हुई है। इसने अपना मोबाइल निकालते हुए सामने किया था, जहाँ पर शायद कुछ घंटों के बच्चे की तस्वीर लगी हुई थी। जी जी सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे वहीद की इन तस्वीरों की तस्दीक करवानी चाहिए, फिर आपके पास आना चाहिए। मैं फिर से आपसे माजरत करता हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। पुलिस वाला अचानक ही उठकर खड़ा हो गया था। इट्स ओके, आप अपना काम करें, मुझे कोई मसला नहीं। आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं, मैं पूरी तरह से आपके साथ कोऑपरेट करूंगा। हाँ, लेकिन प्लीज इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। वो वहीद नामी आदमी सिर्फ अपने भाई के नाम की पेंशन कराना चाहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई लालच नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब प्लानिंग है। आप इन तस्वीरों की तस्दीक करवा लीजिए, और अगर चाहे तो मैं भी आपको तस्वीरें भेज देता हूँ, आप इसकी भी। नहीं नहीं सर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं दावे से कह सकता हूँ ये बच्चा आपका ही है, क्योंकि कोई भी मर्द अपनी औलाद के अलावा किसी दूसरे की औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं जता सकता। मैंने आज तक नहीं देखा मर्द के दिल में इस तरह की मोहब्बत सिर्फ अपनी औलाद के लिए ही होती है। चूचू इंस्पेक्टर चुप फूड। इंस्पेक्टर पता नहीं क्या बोल रहा था जब मूसा ने अचानक ही एक्साइटेड होते हुए इसका ध्यान फिर से अपनी तरफ दिलाया था। हाँ बेटा, वो उड़ गई, अभी वापस आ जाएगी। वह नरमी से जवाब देता पुलिस वाले के साथ मुहावजा करते हुए वो नरमी से जवाब देता पुलिस वाले के साथ हाथ मिलाते हुए वापस अस्तबल की तरफ जाने लगा था। चूचू ना सही परी की नींद मुकम्मल होने तक बस चीची के साथ मिला सकता था। रात मूसा थोड़ी देर के लिए वापस जाके तो परी की नींद मुकम्मल नहीं हुई थी, और वैसे भी वो इसके साथ रात भर जागती रहती थी। कभी इसका बाजू दर्द होकर जाता तो कभी वो नींद में डर जाता। ऐसे में अरताश इसे फजर के बाद अकेले ही संभालता था। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। यकीन मजीद कुछ देर में परी ने जाग जाना था, तब तक अरताश उसके साथ ही वक्त गुजारने वाला था। इसे एक लम्हे के लिए सुकून सा मिला था, ये जानकर कि पुलिस भी वहीद के बजाय इस पर यकीन कर रही है। ये एक पॉजिटिव अलामत थी इसके केस के
जीतने की। घर से मुसलसल फ़ोन आ रहे थे। कभी इसके नंबर पर तो कभी अरमान के नंबर पर, कभी बड़ेबा का फ़ोन आ रहा था, तो कभी मोहम्मद शम्स मुजावर का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन अब तक वाद को होश नहीं आया था, जिसकी वजह से वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि एक दफ़ा वाद को होश आ जाए तो वो घरवालों को भी इस बारे में बता दें, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि वाद को होश आने में तकरीबन 7-8 घंटे लग सकते हैं और 7 घंटे तक वो घरवालों की कॉल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आका क्या करें? अब तो मुसलसल फ़ोन आ रहे हैं, कोई तरीका नहीं है हमारे पास ये बात छुपाने का। मेरे ख्याल में मोहम्मद शम्स मुजावर को इस बारे में बता देना चाहिए, वो सब लोग घरवालों को परसुकुन कर लेंगे। वो ऐसे देखते हुए कहने लगा तो बज़म ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था, जबकि इजाज़त मिलने पर वो अपना फ़ोन लेकर एक तरफ हो गया था। सुबह से शाम होने को आई थी, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो किसी को फ़ोन लग नहीं रहा। अब पूरे घर में परेशानी फैल चुकी थी। दूसरी परेशानी की खबर ये थी कि न जाने कैसे टीवी पर ये खबर फैल गई थी कि शाबिर पर जानलेवा हमला हुआ है। खुदा का शुक्र है कि इस वक्त असील यहाँ पर मौजूद नहीं थी, वरना इसकी क्या हालत होती ये जानकर कि शाबिर पर जानलेवा हमला हुआ है। वो लोग मुसलसल इससे रब्ता करने की कोशिश में थे, लेकिन किसी से भी रब्ता मुमकिन नहीं हो रहा था। हमले का वक्त रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का बताया गया था, और इसी वक्त ही थे वो दोनों, और इसी वक्त से वो तीनों ही घर से गायब थे। इन्हें यकीन था कि वो शाबिर वाले हमले में इन्वॉल्व हैं। वो सब लोग ही बेहद परेशान थे, और परेशानी की वजह ये थी कि इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बरेबा ने बात घर की औरतों तक पहुंचाने से मना कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि वो सब लोग परेशान हों। तब तक तो हरगिज़ नहीं, जब तक इनकी हैरियत से आगाही नहीं मिल जाती। लेकिन इनके बारे में पता कैसे चलता अगर किसी का फ़ोन ही नहीं लग रहा था तो। वो सब लोग पहलान में बैठे हुए थे, जबकि मुनीर भी इनके साथ ही था। इसका इरादा आज यहाँ से चले जाने का था, लेकिन अचानक घर में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से इसने अपनी फैमिली को वहीं से भेज दिया था। लेकिन खुद अब भी वो हवेली में ही मौजूद था। हवेली वालों का हमदर्द बनकर वो इनके मसले में बराबर का शरीक था। दरवाज़ा काफ़ी देर से बज रहा था। वो गुस्से से आकर दरवाज़ा खोलते हुए अपने सामने खड़े अखराज को देखने लगी थी। इसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो हल्का सा मुस्कुराते पीछे की तरफ इशारा करने लगा, जबकि वो अगले ही लम्हे से जोर से धक्का देती दरवाजे से बाहर कर चुकी थी। क्या समझ के रखा है? मैं पागल हूँ जो सारा दिन यहाँ इंतजार करूंगी? आप वहाँ वर्दियाँ पहनकर अपनी ड्यूटियाँ करते रहेंगे। आपको पता नहीं कि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपका फर्ज है मेरे पास रह रहे हैं, न कि वहाँ अपनी फौज की निगरानी करें। क्या है इस फौज में? क्या आप अपनी बीबी, अपनी औलाद याद नहीं रहती आपको? हराज साहब, क्या ही दे दिया है इस फौज ने आपको ऐसा, जो आप बीवी छोड़ सकते हैं लेकिन फौज को नहीं? वह आपको समझ में नहीं आता। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, कितना समझाना पड़ेगा? एक बात बार-बार करके मैं थक चुकी हूँ। मैं इंसान हूँ या कोई रोबोट, जो आपको मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती? क्या हूँ मैं आपके लिए? कोई बेकार फ़िज़ूल चीज़ हूँ जो जिसे आप इस घर में फेंक कर कहीं भी रवाना हो जाते हैं? और सारा-सारा दिन इसके बारे में पता भी नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको मैं पागल हूँ, जो कुछ भी बोलती रहूँगी? आप मेरी बातों को सीरियस लेना तो दूर की बात, समझने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका अंदाज़ इंतहाई बदतमीज़ाना था, और जिस अंदाज़ में इसने ख़लास को धक्का मारा था, वो कहीं कदम पीछे हटा था। इसके 2 दोस्तों ने आज बहुत शरारत से इसके घर चलकर चाय पीने का प्लान बना लिया था, वो भी बिना सोचे-समझे। इन्हें अपने घर ले आया था, लेकिन बात बढ़ती देखकर वो बिना कुछ बोले खामोशी से वहीं से वापस चले गए थे। वो जानता था प्रेगनेंसी के बड़े दिनों में वो चिड़चिड़ी होती जा रही है, इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उल्टा इसकी इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता था, जिसकी वजह से इसकी चिड़चिड़ाहट में इज़ाफ़ा हो रहा था। लेकिन वो इस तरह से बदतमीज़ी पर उतर आई कि ये तो उसने हरगिज़ नहीं सोचा था। जो भी था वो इस तरह की बदतमीज़ी को हैंडल नहीं कर पा रहा था। मैं काम कर रहा था, आज ये ज़रूरी काम था, इसलिए आने में देर हो गई। दरअसल मैंने फ़ौज में बुजुर्ग लोगों को बता दिया है कि मूसा का चाचा सद्दाम की पेंशन खाने की कोशिश में है, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह से मूसा को अरताश भाई से छीनना चाहता है। जबकि अरताश भाई ने एप्लीकेशन दे दिया है कि सद्दाम की पेंशन को किसी गरीब फौजी के घर के हवाले कर दिया जाए, या फिर किसी ऐसे इंसान के जो इसके मुस्तहक हो। अरताश भाई का यह फैसला वहाँ मौजूद लोगों को बहुत पसंद आया है। इसी पर काम चल रहा था। वही तो इंतहाई घटिया इंसान है। इन्हीं सब चीज़ों में मुझे ज़्यादा वक़्त लग गया। वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारे मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करता। लेकिन तुम इस तरह से रिएक्ट करोगी मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। क्या तुम्हारे नज़दीक मेरी फ़ौज से मोहब्बत इतनी नापसंदीदा है कि तुम हमारे रिश्ते से इज़्ज़त या एहतराम का आंसर ही ख़त्म कर दो कि मैं एक फ़ौजी होने के से पहले तुम्हारा शौहर भी हूँ, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप हूँ। क्या मैं तुम्हारी तरफ से इतनी इज़्ज़त भी डिज़र्व नहीं करता कि तुम मुझे सुकून से घर के अंदर आने दो, फिर हम बात कर सकते हैं। मुझे ड्रॉप करने के लिए मेरे साथी फ़ौजी आए हुए थे। तुम्हारी कंडीशन देखकर वो बाहर से ही लौट गए हैं। तुम मुझसे नाराज़ रहो, मुझसे बदतमीज़ी करो घर के अंदर, तुम मेरे साथ जो चाहो जैसे सलूक करो कर सकती हो, लेकिन बाहर के लोगों के सामने तो मेरी इज़्ज़त रखो यार। मैंने तुम्हें मैसेज करके बताया भी था कि मैं आने में लेट हो जाऊँगा, लेकिन तुम इस तरह वो कहते-कहते चुप हो गया था, क्योंकि आशी अपनी हरकत पर अब शर्मिंदा लग रही थी। हाँ, इसने नोटिस नहीं किया था कि इसके साथ कुछ और लोग इसके पीछे आ रहे हैं। इसने क्या कर दिया था, इसके दोस्तों के सामने इसे ज़लील कर दिया था। वो कुछ भी करती थी, उल्टी-सीधी हरकतें करती थी। यहाँ तक कि नौकरों के सामने भी आजकल इसका लिहाज़ नहीं रख रही थी। वो बातें सुनाती थी, वो हर चीज़ सब्र से बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन इस दफ़ा तो वो इंतहा कर गई थी। वो इतनी बदतमीज़ कैसे हो सकती है? कैसे ख्याल तक न रहा कि अखराज इसका महबूब तरीन इंसान ज़रूर है, जो इसकी हर बदतमीज़ी बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन बाहरी दुनिया में वो एक अलग हैसियत रखता है, एक अलग मकाम रखता है। अखराज में तुम्हें आराम की ज़रूरत है, हम बाद में बात करेंगे। मैं अपने देर से आने की वज़ाहत कर दे चुका हूँ। वो कहते हुए अपने रूम में जाने के बजाय स्टडी की तरफ कदम बढ़ा गया था, लेकिन अब 2-3 घंटे वो वहीं पर गुजारने वाला था। इस वक्त आशिक हैरत से हरगिज़ नहीं थी कि वैसे फ़ासला बनाकर रखता या नाराज़गी से चेहरा फेर लेता। इस वक्त वो बहुत नाज़ुक दौर से गुजर रही थी। वो अपना गुस्सा, अपनी नाराज़गी खुद तक महदूद रखता था। यही वजह थी कि आशी ने भी लिहाज़ रखना छोड़ दिया था। वो उल्टी-सीधी हरकतें करने लगी थी। आगे से किसी तरह के रिस्पॉन्स ना पाकर वो अपनी हर बात को सही और अखराज की हर बात को गलत समझ रही थी। आजकल तो इसके दिल में अजीब तरह के वसवसे भी आने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कहीं से बुरी खबर आ जाएगी। दरवाजे पर होने वाली हर दस्तक पे इसका दिल दहलने लगता था। वो नहीं समझा सकती थी अहराज को कि इसने क्या बर्दाश्त किया है। वो नहीं बता सकती थी कि इसके लिए अहराज का आर्मी में होना कितना बड़ा
ट्रॉमा है। या अल्लाह मेरा बच्चा ठीक तो है ना, क्या हो गया है इसे। अमना बेगम भागते हुए मैदान खाने में आई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मुलाजिमा से इन्हें पता चला था कि मत के घर के मर्द हजरात एक जगह इकट्ठे हैं और किसी पर हमला होने की बात कर रहे हैं। हमला का सुनते हुए अमना बेगम परेशानी से मैदान खाने की तरफ आई तो अब तक इनकी बातें पूरी नहीं हुई थी। वालिद को होश नहीं आ रहा, इसे होश में आने में अभी ना जाने कितने घंटे लग सकते हैं। ये बात सुनते हुए अमना बेगम के तो जैसे सीने में दर्द उठने लगा था। वो तेजी से अंदर दाखिल हुई थी। अब ये कोई जरा सी बात तो थी नहीं कि इनके अपने ही बच्चे को गोली लगी थी और इन्हें बताए बगैर खामोशी से ये लोग हवेली से निकलने वाले थे। आमना रिलैक्स हो जाओ, वारिद ठीक है, ऑपरेशन हो चुका है, गोली निकाल दी गई, थोड़ी देर में इसे होश भी आ जाएगा। तुम्हारे चिल्लाने से पूरे घर में बात फैल जाएगी। जीनत प्रेग्नेंट है, इसे हम किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं देख सकते और न ही रिदा को बताकर घर में किसी तरह का हंगामा कर सकते हैं। हमला शाबिर पर हुआ था, शाबिर को बचाने की खातिर वो घर से निकल गया था। आधी रात को गांव के बाहर की तरफ फायरिंग हुई थी जहां पर शाबिर को बचाते हुए वारिद को गोली लगी, लेकिन वारिद ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा शाबिर पर हमला करवाने की कोशिश किसने की है। वो कह तो रहे हैं कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है, लेकिन बात इतनी छोटी सी नहीं है कि शाबिर पर एक दफा हमला हुआ है तो दूसरी दफा भी हो सकता है। कल रात इसकी जान जाते जाते रह गई है। इसके बाहर जाने की खबर कैसे किसी को पता चली। इन लोगों ने न जाने कब से इस पर नजर रखी हुई थी। वो बेफिक्र होकर पूरे गांव में फिरता है और ये इसके लिए और भी ज्यादा नुकसानदार साबित हो सकता है। शाबिर पर हमला सिर्फ हम सबके लिए ही नहीं बल्कि गांव वालों के लिए भी नुकसानदार साबित हो सकता है, क्योंकि शाबिर ने गांव के लिए बहुत कुछ करने का फैसला कर लिया है। हमें अपने बच्चे की हिफाजत खुद ही करनी होगी। शाबिर पर होने वाले हमला कोई मामूली हमला नहीं था बल्कि जानलेवा हमला था। कोई इसे जान से मारने के लिए इस पर हमला कर रहा था। तुम्हें पता है इस गाड़ी पर कम से कम 150 से ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं और वो अभी बोल ही रहे थे जब अचानक ही बाहर कुछ गिरने की आवाज आई थी। सब लोग अलर्ट हुए थे। जब आसिर को जमीन पर देखकर सबके हाथ पैर फूल गए थे। आमना बेगम को तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए मैदान खाने की तरफ जाते देखा। इसने मैदान खाने की तरफ कदम बढ़ाए थे। वजन बढ़ने की वजह से इसके पैरों में एक्सेस फीलिंग रहती थी, जिसकी वजह से वह आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। लेकिन वो लोगों की पूरी बात नहीं सुन पाई थी और जितना सुना था इतना ही झटका इसके लिए काफी साबित हुआ था। बरिया परेशानी से दरवाजे की तरफ बढ़े थे जबकि मोमरेश ने भी तेजी से आते हुए आसिर को सहारा देना चाहा था, जबकि मुजावर ने भी तेजी से इसके पास आते हुए इसे अपने बाजू में उठाए हुए सोफे पर लटाया था। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, फोन करो, अल्लाह बच्ची गिर गई है, जल्दी से बुला कर लाओ। माँ बेगम को नीचे। उमर जहाँ शोर मचाया था वहीं मुजावर के सर के नीचे तकिया रखने लगा था, जबकि बरेबा तो बौखलाई असीर के हाथ से लाने लगे थे। असीर होशो हवास से पूरी तरह से बेगाना हो चुकी थी। शायद शाबिर पर हुआ हमला इस पर गहरा असर कर गया था। इन्हें होशो हवास में रहते हुए बात करनी चाहिए थी। ये जानते हुए भी किस घर की औरत इस वक्त घर की औरत मैदान खाने में मौजूद है, कोई भी दूसरी घर की औरत मैदान खाने की तरफ आ सकती है और यकीनन ये बात इस तरह से खुलेआम करने वाली नहीं थी। अगर वो घर के लोगों से ये बात छुपा रहे थे तो इसने थोड़ा सा दिमाग को भी हाजिर रखना चाहिए था। अस्सी ने न सिर्फ सारी बातें सुन ली थी बल्कि वो इसको अपने दिमाग पर सवार भी कर चुकी थी, जो यकीनन इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। पहले ही कम उम्र की प्रेगनेंसी की वजह से डॉक्टर ने इसकी प्रेगनेंसी को खतरनाक बताया था। इस तरह से किसी तरह की लापरवाही न करने के लिए कहा गया था और अब शाबिर के यहाँ ना मौजूद होते हुए वासिर को एक बहुत बड़ा झटका दे चुके थे, जो इसके लिए और इसके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। यही वजह थी कि इसकी हालत ख़राब हो रही थी। शाबिर के बच्चे पे कोई रिस्क लेने को तैयार ना था। तो सब ये भी जानते थे कि वो लड़की भी कोई मामूली नहीं है बल्कि शाबिर के लिए बस की ज़िंदगी थी।